रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम आते हैं अपने विज़न पे आते हैं। अभी बीच बीच में आते रहेंगे ना, वो डिस्टर्ब क्रिएट करेंगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट आ गया। कौन है? यशवी ब्रो, गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग ब्रो। चलो मैगजीन स्टार्ट कर रहे हैं। 5 दिन में एक मंथ की मैगजीन ख़त्म कर लिया करेंगे, उसे रिवीजन में डाल दिया करेंगे। रिवीजन बहुत मस्त है हमारे लिए। तो जितनी मैंने आज मॉर्निंग में पढ़ी, तो हम ये अगस्त से स्टार्ट करेंगे, अगस्त 2020 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको पढ़नी है तो अपना भी पढ़ लेना, मेरे साथ तो यही यही पढ़ा करेंगे। तो हम क्या क्या इसका एक पोर्शन कवर कर लेंगे। भी हमारा टारगेट है इसमें 90 पेज है, तो नियर अबाउट 20 पेज डेली कवर करें, तो 5 दिन में वो 100 पेज तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाए। ठीक है ना? जो था 90 पेज है इसमें। एक मिनट में सिलेक्शन कर लूँगा एक बार में। ये तो इसमें 90 पेज है, ख़त्म कर लेंगे हम। 20 दिन एक पेज लिया करेंगे नियर अबाउट, कोशिश किया करेंगे इतने, क्योंकि समझना मस्ट है। कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। जो पहला आर्टिकल जो आता है 370, आपको पता ही है कि 2000 मतलब उससे पहले आता था। गवर्नमेंट अपना चेंज करते करते, मतलब गवर्नमेंट चेंज होते तो उसने 370 को हटा दिया था। तो उसमें क्या था कि 2 आर्टिकल हटाए थे। एक तो 370 हटाया था और 35 से हटाया था। जो 370 था वो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था, और 35 ये था कहीं ना कहीं वहाँ की सिटीजनशिप की और लैंडिंग होल्डिंग की बात करता था। ठीक है ना? आगे मैं दिखाऊंगा इसमें। तो ये कैसे आए थे, मतलब 1948 में पूरी कहानी याद होगी। हरी सिंह राजा थे, इन्होंने ये किया, चेंजिंग किया, फिर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन कर ली कि रूल ऑफ कश्मीर को प्रोवाइडेड टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द, जो एगिटेशन हो चुका था पाकिस्तान का वहाँ कब्जा करने के लिए, जब भी पीओके वहीं पर रुक गया था, तो उसलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन कर ली, जिसमें आर्टिकल 370 आया था। जो 21 पार्ट जो 21 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये टेम्परेली था, ये परमानेंटली नहीं था कि ठीक है टेम्परेली ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर प्रोवाइड करवा दी गई थी जम्मू कश्मीर को, क्योंकि उधर से लोग आ रहे थे। तो हम भी तो कुछ शर्त मानेंगे, चलो हम टेम्परेली आपके स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड और स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं। टेम्परेली था, एक वो नहीं था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है ना? और ये आर्टिकल मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो हम पास करेंगे, कोई वहाँ पे लॉ लेना होगा, तो उसमें प्रोविजन स्पेशल क्या था, कोई लॉ बनाना होगा। मतलब हमें स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना होगा, तो हमें परमिशन चाहिए होती थी, कंसर्न चाहिए होती है स्टेट गवर्नमेंट की। एक्सेप्ट डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से और फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन से, इनसे अलावा जो हमें परमिशन चाहिए होती है स्टेट की परमिशन चाहिए होती थी। चलो ये अब तक था, ये ख़त्म हो गया क्योंकि हम इसे आगे पढ़ेंगे नहीं है। फिर इसके रिलेटेड इसे ख़त्म करने की पेटिशन पड़ी हुई है कोर्ट में, वो पेंडिंग चल रही है। मतलब इसे क्यों ख़त्म किया, करते थे पेटिशन। फिर एक ने मतलब पेटिशन ये भी फाइल की थी, जो लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में वहाँ क्या हुआ कि रिस्टोरेशन फॉर 4G। अब आपको पता है इंटरनेट का लोगों ने यूज़ किया, इंटरनेट नहीं होता तो लोग एक वो जो मेंटली डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम में बहुत सारी इंडिया में क्रिएट हो जाती है। इंटरनेट से बहुत लोग बचे हैं क्योंकि लोगों ने कुछ कुछ करिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट की है, नई चीज़ सीखी है, तो वो भी एक रीज़न था। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ उसमें बोल दिया था कि राइट टू इंटरनेट, जो एक्सेस टू इंटरनेट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। किसमें आता है? आर्टिकल 21 में ही आएगा, क्योंकि वो डिग्निटी दे रहा है हमारे लाइफ को विद डिग्निटी। तो इसलिए वहाँ स्टोरेशन करना पड़ा 4G सर्विसेज का। चलो ये तो थोड़ी सी बात होगी एक्स्ट्रा, मतलब क्या चल रहा है इस आर्टिकल से। इसकी पेटिशन पेंडिंग है कोर्ट में कि क्यों ख़त्म करा, इसलिए। ये फिर पुरानी चीज़ें वही हैं कि मैंने बताया ना आपको, सिटीजनशिप, ऑनरशिप, तो पुरानी चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो ख़त्म हो गई हैं। ये लिखता है बहुत, मतलब विज़न बहुत लिखता है, तो पुरानी चीज़ को हम नहीं जाएंगे। 35 से देखो मैंने आपको बताया कि डिफाइन करता है जो परमानेंट रेसिडेंसी थी स्टेट की, ये भी नहीं जाएंगे। आपको बस मोटा मोटा याद रखना है 35 से क्या करता है और आपका 370 क्या करता है। डिफाइन करता है रेसिडेंसी ऑफ स्टेट, स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस को डिफाइन करता है। 2019 में क्या करते हैं प्रेसिडेंट, क्या करता है आपका प्रोमुलेट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था ना, उसे मतलब एक तरह से वो ख़त्म कर देते हैं ये वाला ला के ऑर्डर 2019। ऑर्डर क्यों लेके आए ना, ऑर्डर क्यों लेके, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, वहाँ भी कोई 370 बनाने के लिए स्पेशल प्रोविज़न नहीं था, बस एक ऑर्डर से वो बना हुआ था। अब अगर कौन लक्ष्मीकांत में जाओगे तो वहाँ देख लेना। फिर उन्होंने क्या किया, फिर ऑर्डर ला के सब खत्म कर दिया, मतलब कि उन्होंने एक तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनका प्रोविज़न आपको 370-35 से ख़त्म करना है तो पहले स्टेट पास करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसे हाँ बोलेगा ऑर्डर। तो वहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट थी नहीं, वहाँ तो प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी चल रहा था। और एक प्रोविज़न और है जम्मू कश्मीर, वहाँ 3 महीने तो रहेगा। अगर वहाँ आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है, पहले 3 महीने रहता है गवर्नर रूल, फिर 3 महीने बाद हो जाता है वो प्रेसिडेंट रूल।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं थी, 3 महीने चला गवर्नर रूल, फिर चला प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट ने वहाँ की स्टेट असेंबली ने पास कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर ला के ख़त्म कर दिया। चलो ख़त्म होने के बाद हमारी इंडियन पार्लियामेंट लेके आई जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। रीऑर्गेनाइज कैसे कि ब्यूरिफिकेशन कर दिया लद्दाख रीजन का और जम्मू कश्मीर रीजन का, ब्यूरिफिकेशन कर दिया उन्होंने। तो ये वाला एक्ट लेके आए, देखो जम्मू कश्मीर डिवीजन विद लेजिस्लेटिव असेंबली, विद लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो और किस यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी और दिल्ली में। हाँ दिल्ली और पुडुचेरी में। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को जल्दी जल्दी की वजह से। आपको क्या करना है, यू हैव टू परचेज विजन आईएएस इफ़ यू वांट टू लर्न इन फिजिकल फॉर्मेट, और अदरवाइज यू गो फॉर ए पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है ना, आपको पढ़ना है जाके, समझ में आ जाएगा क्योंकि छोटी छोटी है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जो इस एक्ट ने बताया दोनों चीज़ों को। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ एनालिसिस दी गई है, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ मेंस ऑल्सो एंड टॉपिक ऑफ, कुछ लाइनें हैं डायरेक्टली आपको प्री में पुटअप मिल सकता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट क्या हुआ है आफ्टर द टेकिंग द मेजर टू एब्रोग्रेशन टू 370, हटाने के बाद क्या मतलब डेवलपमेंट हुआ रीजन में। तो मेजर रीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है कि मतलब कि वहाँ 80 करोड़ का हमने डेवलपमेंट लेके आए 2020 में, 80 करोड़ का। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो हाईवे मिनिस्टर है, उन्होंने इतने सारे डेवलपमेंट किया, आपको पता ही है। देखिए तो इसमें सब पास है, मतलब कि रोड बन रही है श्रीनगर टू जम्मू हाईवे, पर ये याद रखना कूजीगुंड टू बनिहाल टनल, कूजीगुंड टू बनिहाल टनल, क्योंकि अलग से कूजीगुंड नया सा नाम है और तो रोड के ही नाम है ये। श्रीनगर जम्मू लखनपुरा हाईवे, श्रीनगर रिंग रोड, तो कूजीगुंड बनिहाल। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट पास हुए रोड के, मिनिस्ट्री और उसके। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ था, ईस्टर वाइल। ईस्टर वाइल का मतलब होता है कि उससे पहले भूत प्रूफ क्या था। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में क्या था, 358 स्टेट लॉ थे। ठीक है ना, और 124 जो क्या हुए थे, 124 लॉ हैज बी रिपील्ड कर दिए गए, 138 लॉज मॉडिफाई कर दिए गए, और 110 170 लॉ जो सेंट्रल के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते थे उनके अप्लाई कर दिया गया। तो मोटी मोटी बात क्या है, ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे अब। तो इसमें मोटी मोटी बात क्या है, हमें ये तो याद करना नहीं कितने लॉ रिपेल कर दिए, कितने मॉडिफाई कर दिए। मेन बात ये है कि सेंट्रल लॉ शुड बी नाउ एप्लीकेबल, क्योंकि यूटीज बन चुकी है। फिर इधर क्या आता है एनालिसिस, और एनालिसिस क्या है, ये मेंस के हैं, ये आप मेंस में जा सकते हो। प्री में जो मैंने आपको ऊपर बताई सब चीज़ यही प्री की है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था, 35A में क्या क्या प्रोविजन थे, मैंने पता सिटीजन का उसमें था, और 370 स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था, विदाउट असेंबली है, विदाउट है लद्दाख रीजन। एक ऑर्डर से 2019 में, मतलब कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एप्लीकेबल इन द स्टेट, एक ऑर्डर से हो गया था प्रेसिडेंट के। क्योंकि आप अगर पॉलिटी में जाओगे तो ये भी एक ऑर्डर ही था, 370 एक जस्ट ए टेम्पररी ऑर्डर था जो प्रेसिडेंट ने किया था, कोई मतलब पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था इस ऑर्डर को। ठीक है ना, फिर और क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इंक्रीज ग्रोथ हो जाएगी। अब इंक्रीज ग्रोथ होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएंगी। ये तो सब एक तरह से वही है। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो डिक्रीज मिलिटेंसी हो जाएगी, वहाँ लड़ाई झगड़ा जो होता है मिलिटेंसी का, टेररिज्म जो होता है वो डिक्रीज है। भाई काम करने हैं लोगों के पास, तो ऑब्वियसली बात है कि डिक्रीज मिलिटेंसी तो होगी। अब सब कुछ ये होगा अच्छा अच्छा होगा तो स्ट्रेंथिंग उसकी इकोनॉमी में होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्होंने 168 MOU साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में किए होंगे भाई। ठीक है ना, और उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी है। ये रिपोर्ट मेंस के लिए भी आ सकती है, डायरेक्टली आ सकती है। उन्होंने बोला है कि टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे, वो रिड्यूस हो चुकी हैं टू 36%। यार बीच में जो आएंगे वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब प्रॉपर टाइम 1 घंटा पहले मैं बता दिया, रात ही बता दिया था। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला है कि जो अपनी MHA ने बोला है, तो वहाँ 370 हटने से क्या हो गया, 36% जो रिलेटेड एक्टिविटी थी टेरर की कम हुई है, ऐसा MHA ने बोला है। ठीक है ना, अभी कोई NCRB की रिपोर्ट आएगी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो पढ़ाया था मैंने, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगेगा। अभी MHA ने बोला और उसी बेस पे बोला होगा मे बी, क्योंकि वो NCRB भी MHA के अंडर में ही आता है। देखते हैं जो रिपोर्ट आएगी। उसने क्या बोला, ये यूथ है जो इन्वॉल्वमेंट रहते थे टेररिज्म में, वो भी डिक्रीज हुए हैं। तो ये दो चीज़ आपको
मेंस के लिए अगर आपने लाइन लिख दी तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, इन्हीं देखते मार्क्स दे देगा, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ आंसर देखते हैं। अगर आप ये लिख दोगे ना, डिड यू बाय अराउंड 30% एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस, एक लाइन में आपने ऐसे पॉइंट लगाया लिख दिया, कोई इंग्लिश इंग्लिश जरूरत नहीं होती है मेंस के लिए, आपको पॉइंट लगाया लिख दिया, वो पॉइंट पॉइंट पढ़ते हैं कि कितने कैसे पॉइंट है। तो 36% एक्टिविटी खत्म हो गया, 40% जो डिक्रीज हो गया, यूथ ने पार्टिसिपेशन कम कर दिया है। चलो जी आगे क्या चलते हैं। इधर हमने पढ़ लिया कि ये अब सेंट्रल के लॉ भी एप्लीकेबल हो गए हैं। पहले क्या इस ट्राइबल जम्मू कश्मीर के लॉ एप्लीकेबल होते थे, कुछ उससे फिर मॉडिफाई करके उन्होंने कर दिए। अब क्या कर दिया कि सेवरल क्रिटिकल लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ क्रिटिकल लेजिस्लेशन पास किए हैं, ठीक है ना, जो अभी तक जो अप्लाई नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, तो अब वो भी अप्लाई हैं। क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंसी वाला एक्ट है, जो आपका आरटीआई था ना अब तक लागू नहीं होता था, वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है ना, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। विजिटर ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014, ये वाला एक्ट पास हो गया, ठीक है ना। ये दो एक्ट, ये आपको आंसर लिखोगे ना ट्रांसपेरेंसी पे, किसी चीज की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की, एपीएमसी में ही ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, इन दो एक्ट को आप मेंशन करोगे, मेंस के पॉइंट है, आपने ये दो एक्ट मेंशन करने, यू हैव मोर ब्यूटीफुल आंसर। बस ऐसे लिख देना आपको, इफ यू वांट टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वी हैव टू, आपको साइमल्टेनियसली अप्लाई दिस लॉ और साइमल्टेनियसली वर्क ऑन दैट लॉ, वी इनहेंस द पावर ऑफ दिस लॉ, ये सब लिख सकते हैं। फिर क्या, लो प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनल सेक्शन, उसमें क्या थे, कुछ लो ऐसे भी थे जो मार्जिनल हमारा होता है ना, एससी, सफाई कर्मचारी, मार्जिनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मार्जिनल सेक्शन है हमारे उसका, इनके लोग कुछ एप्लीकेबल नहीं होते थे। कौन सा नहीं होता था, एक तो आपका यही है, आपका ये एट्रो साइट वाला जो एक्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला जो एक्ट है 1954, इस पर भी लड़ाई हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने, वो हाई कोर्ट ने बोल दिया था, सुप्रीम क्या नाम, हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो इसमें क्या होता था, वो जाते थे मेरी बेइज्जती होगी, अनटचेबिलिटी होगी, तो जाके इस एक्ट के अंदर, एससी एक्ट के अंदर रिपोर्ट करा देते थे थाने में, और विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरेस्ट कर लेता था, नॉन वेरिएबल था। पर अभी क्या बोला था हाई कोर्ट ने कि जब जब तक डिप्यूटी जो आपका होता है डीएसपी होता है, उसकी इंक्वायरी नहीं बैठेगी, ये नहीं वो इंक्वायरी नहीं करें, तब तक नॉर्मली किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो मिसयूज़ कर रहे थे उस एक्ट का एक तरीके से, ऐसा बोला गया था कि बहुत सारे केस में। तो फिर उन्होंने वो भारत बंद कर दिया था, ये एक्ट वापस लेके आओ, ये हमारे लिए गलत है। ये वाला एक्ट है वो 1954 एट्रो साइट वाला। फिर उसमें नेशनल कमीशन ऑफ कर्मचारी एक्ट है जो 19, ये वाला एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे बताऊंगा प्रॉब्लम क्या थी उनके साथ। प्रॉब्लम क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ट्रेडिशनल मतलब ड्वेलिंग है, ये नहीं था। राइट टू जो आपका एजुकेशन है 2009 में, ये आरटीआई पूछा, डायरेक्टली पूछते हैं ये, मतलब स्टेट वाले एग्जाम में कि 2009 में लिख देगा आरटीआई 2009 में, पर उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं आया था उस टाइम, राइट टू एजुकेशन आया था। मैंने देखा है, मैं पुलिस का सिपाही का एग्जाम देख रहा था, जो सिपाही का एग्जाम यूपी पुलिस का होता है सिपाही का, उसमें मैच द फॉलोइंग में दिए हुए थे। मैं देखता रहता हूँ, कोई भी एग्जाम हुआ ना तो उसके क्वेश्चन पेपर देखता रहता हूँ, क्योंकि उससे एक ट्रेंड चलता है, करंट न्यूज़ का क्या चल रहा है, मतलब ये इसमें पूछा गया, तो उसमें डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में पूछे गए थे क्वेश्चन ये। तो ये उस छोटे लेवल के एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग में कौन सा एक्ट है। फिर क्या हुआ कि मतलब कुछ गवर्नमेंट स्कीम थी, उन्होंने वहाँ पे अप्लाई की जो अब तक नहीं होती। आयुष्मान भारत नहीं थी आपकी, अटल पेंशन वाली नहीं थी, पीएम किसान नहीं थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं थी, इसमें अकाउंट खुलने थे, स्टार्टअप इंडिया नहीं था एप्लीकेबल। कुछ उन्होंने एप्लीकेबल करवाई, कुछ उन्होंने न्यू चलाई, जैसे नेशनल सेफ्रॉन मिशन। इसमें क्या है कि 3500 हेक्टेयर की लैंड में जम्मू कश्मीर को रिजर्वेट करना है कि सेफ्रॉन लगा सके, सेफ्रॉन लगाना है जो। तो नेशनल सेफ्रॉन मिशन कुछ नहीं है, कोई सेफ्रॉन वेफ्रॉन, मतलब वो क्या है, रियल में ही सेफ्रॉन लगाना है। सेफ्रॉन क्योंकि जो होता है ना केसर, वहाँ का बहुत क्वालिटी केसर होता है। मैंने सुना है कि केसर वहाँ का 10-10 हज़ार रुपये के ग्राम के किलो के हिसाब से मिलता है, इतना प्योर क्वालिटी केसर मिलता है। वहाँ खारवेर रीजन है, रीजन जो है वो वैली वाले रीजन है, नीचे खारवेर बोलते हैं, वहाँ पे बहुत प्योर, स्पीति वैली उधर बहुत प्योर केसर मिलता है, ठीक है ना। मैंने ये सुना है कि 10-10 हज़ार रुपये किलो मिलता है, किलो के या ग्राम के हिसाब से केसर, इतना महंगा महंगा केसर होता है। तो उसकी स्मगलिंग होती है एक तरीके से। क्यों होती है? 10 ग्राम मिलता है, किलो नहीं मिलता, ग्राम पे मिलता है। ग्राम मिलता है वो 3000 का, तो अपने मिलता है 10 ग्राम। हाँ तो वही ग्राम में मिलता हो भाई, मैं लेने तो गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे एकदम ग्राम में मिलता है। वही किलो में तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वजन ही नहीं होता एक तरीके से, वेट ही नहीं है उसका। फिर क्या है कि मतलब इससे क्या इफेक्ट होगा सब तरीके से, उन्होंने मतलब और क्या किया, उड़ान स्कीम के अंदर उन्होंने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए
11 एयरपोर्ट बनाए, ये मोटी मोटी चीज़ ऐड करनी है, ये हम याद नहीं रख सकते, ये याद नहीं रख सकते हम। मेंस में लिखने के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम अप्लाई होंगी, उनके 2-4 के नाम याद आ जाए आपको। नेशनल सैफरॉन मिशन सेपरेटली आपको याद रखना है क्या होगा। फिर उड़ान स्कीम के अंदर हमने वहाँ टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हमने क्या एयरपोर्ट डेवलप करने स्टार्ट कर दिए हैं, एम्स दे दिया है, 5 न्यू मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं, माइनॉरिटीज़ को 262% माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप। वहाँ माइनॉरिटीज़ का बहुत उल्लंघन था, क्योंकि एक तरीके से मतलब माइनॉरिटीज़ में मतलब मुस्लिम तो माइनॉरिटीज़ में नहीं आते ना, वहाँ पे मेजोरिटी में आते थे, भले से माइनॉरिटीज़ बोले जाते थे। जो और माइनॉरिटीज, शेड्यूल ट्राइब्स, सफाई कर्मचारी, दलित, उनको बहुत परेशानी होती थी। क्यों? उन्हें अब तक सिटीजन के राइट्स भी प्राप्त नहीं थे वहाँ पे, तो ये वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, कुत्ता भौंक रहा है, मुझे पता है यार, ये बहुत तंग करता है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसके बच्चे हैं छोटे छोटे बहुत सारे, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे आवाज़ वॉइस क्लियर है ना सबको? हाँ हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज क्या हुआ है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वही की मतलब पहले स्टेट तब यूटीज में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें फिर और क्या इधर क्या चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए हैं लोगों के पास, मतलब कुछ स्ट्रक्चरल, अब तो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएंगे। फाइनेंशियल और ये प्लानिंग, जो कुछ डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया है, कुछ डिपार्टमेंट न्यू बनाए गए हैं, वही स्ट्रक्चरल चेंज है कि यूटीज़ में सेंट्रल के अंडर में आ जाती है, एक तरीके से प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाती है। फिर क्या होता है कि वो 7 पे कमीशन की वहाँ जो 7 पे कमीशन के जो पैसे देना है वो अप्लाई हो गया है। वैकेंसी कुछ रिक्रूटमेंट बची थी वो अब देनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात स्टार्ट हो गई है। अब वहाँ के जो आदमी होंगे जो काम करते हैं वहाँ पे, अब उनको एक तरह से मतलब कि ऑल इंडिया बेसिस पे सेम गिना जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट वाले काम करने जाते थे तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी और क्या चेंज किया गया, देखो मैंने क्या क्या चेंज बताया आपको। एक तो मैंने बताया डेवलपमेंट से बेसिस पर, एनालिसिस बेसिस पे क्या क्या हो रहा है, मतलब कि फिर गवर्नमेंट रिड्यूस कुछ मतलब स्कीम इंट्रोड्यूस करी है जो नहीं लगती थी, फिर नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुए हैं। पहले तो यूटीज़ लिख देंगे, यूटीज़ में हो गया, 7 पे कमीशन हो गया है, जो रिक्रूटमेंट बची हुई थी भरी गई है, कुछ डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया है, कुछ डिपार्टमेंट न्यू खोले गए हैं। अब क्या था, डाइल्यूशन क्या था, डोमिसाइल को 35 में मैंने बताया डोमिसाइल के लिए बोलता था, सिटीजनशिप के लिए बोलता था 35 है, 370 स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था उनका, ठीक है ना। तो ये बोलता था, उसमें क्या था कि मतलब पार्लियामेंट ने रीडिफाइन कर दिया, रीडिफाइन मतलब कि अब वहाँ की सिटीजनशिप को रीडिफाइन करता है कैसे मिलेगी, ठीक है। जो वहाँ पे 15 साल से रह रहा है, एक तो ये कंडीशन रख दी यूटीज़ में, और जो वहाँ 7 साल से स्टडी कर रहा है एंड अपियर 10th एंड 12th एग्जाम इन द रजिस्ट्रेशन, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ की रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में, वहाँ 7 साल से एक तो रह रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, और वहाँ 10th में और 12th में वहाँ की स्टेट स्कूल कॉलेज से उसने किए हैं ये। और उनके मतलब इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके चिल्ड्रन को नहीं मिल रहा था, पर वो काम जम्मू कश्मीर में कर रहे थे, उसमें बेनिफिट नहीं अवेल कर पाते थे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसका। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एड ऑर्गेनाइजेशन की जो उनके भी मिल जाएगा, PSU VSU में जो काम वाम कर रहे हैं वो 10 साल से जो रह रहे हैं वहाँ पे, उनके बच्चों को तो मिल ही जाएगा, 10 साल से वो रह रहे हैं उन्हें भी मिल जाएगा। एक तरह से यही है पूरी कहानी कि इन्होंने चेंज कर दिया। मोटी मोटी बात क्या है कि 15 साल याद रखना जो मेन है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकर है उनके लिए 10 साल, और जो आपका एजुकेशन वाले हैं उनके लिए 7 साल। स्पेशल क्या है, 10th और 11th वहाँ से करा होना चाहिए, ये प्रोविज़न है जो रीडिफाइन किया है, ठीक है। चलो, और क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें, अब कोई भी आके रह सकता है, सिटीजनशिप ईजी हो गई है तो भाई उससे क्या मिल जाएगा, इंडस्ट्री MNCs आएंगी, प्रिक्योरमेंट लैंड करेंगी, कोई लैंड खुल गया है। फिर उसके मतलब सेम बेनिफिट जो वहाँ के जो एम्प्लॉयड थे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको सेम बेनिफिट मिलेंगे जो पूरे वर्ल्ड उसमें मिलते हैं कंट्री में। पहले वो अपने हिसाब से डिसाइड करते थे, कम देते थे। उसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी देखो, एक तो सोशल फैब्रिक अंडर द न्यू डोमिसाइल लो, मतलब होगा फैब्रिक, मतलब फैब्रिकेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किन्हें आती है, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हुए थे ना, जो वहाँ पे आके बसे थे, उन्हें आज तक वहाँ का सिटीजन नहीं माना जा रहा था। जैसे जो सरदार जम्मू वाला रीज़न है, ये हिंदू डोमिनेटेड रीज़न है। ऐसे कोई मुसलमान हो, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा, पर मैंने बताया हिंदू, ये हिंदू डिमोनेटेड, ये रिफ्यूजी हैं, इन्हें कुछ को आज तक काउंट नहीं किया जाता था एज ए डोमिसाइल, पर वहाँ पे रह रहे थे। अब डोमिसाइल नहीं मिल रही तो स्टेट के मतलब उन्हें राइट कैसे मिलेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम थी। फिर वाल्मीकि कम्युनिटी,
क्या हुआ था, वहाँ सब राजा वाजा लोग रहते थे, बड़े मतलब पैसे वाले लोग रहते थे, तो वो इधर उधर से इन वाल्मीकि को लेके जाते थे। वाल्मीकि जो होते थे वो शूद्र में आते थे, जो हमारे लिए मतलब मल मूत्र ये सब की सफाई। मैं आपको एक सोशल चीज़ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को। तो उससे वो आते थे, तो उन्हें लेके गए, पर बाद में तो वो भी पैसे वाले हो गए ना, उन्होंने मतलब अपना काम किया, वर्क हार्ड किया, पर उनके पास आज तक कोई सिटीजनशिप नहीं थी इसी वजह से। एक तो वो थे, और अदर माइग्रेंट्स हैं, तो दो को बात पास बहुत प्रॉब्लम थी। वाल्मीकि हो गया, पाकिस्तान रिफ्यूजी हो गए, इनके आज तक पास कोई राइट नहीं था। तो इससे सब चीज़ों से क्या होगा, डेमोग्राफिक मेकअप होगा एक रीज़न का, और उन्हें राइट्स मिलेंगे। 4 लाख नए सिटीजन्स को आपको डोमिसाइल्स दी जाएगी, तो ये वाले डेवलपमेंट हो गए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और क्या हुआ, सेवरल अदर कंटेन, मतलब ये सब मेंस के पॉइंट है आपको लिखने हैं। फिर मतलब अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी, अब ये लेके आए तो प्रॉब्लम भी तो क्रिएट होगी ना, अगेंस्ट में लिखेंगे जो प्रोटेक्शन और मेंटेन पीस रखने के लिए एक्सटेंड किया गया कर्फ्यू को, पॉलिटिकल को वो जेल में डाला गया, वो उनको बंद कर रखा था सबको, उसमें घर में कैद किया हुआ था। वो मैं एक्ट पढ़ाऊंगा कौन से एक्ट से किया हुआ था। फिर इंटरनली स्टॉप रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, जो देखो आपको राहुल गांधी भी गया था, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। रिस्ट्रिक्शन लगा, 4G बंद कर, नेट की सुविधा बंद कर दी गई, अभी स्टोर की गई। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, तब रिस्टोर की गई है। फिर ठीक है ना, फिर और प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या है, इस कर्फ्यू वर्फ्यू लगने से, इंटरनेट बंद से क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम इधर मेंशन है। इम्पैक्ट क्या हुआ, जॉब को लॉसेज हो गया, मतलब घर में लोग रहेंगे आपको पता ही है, तो लॉस हो गया, क्योंकि कर्फ्यू लगा, टूरिज्म नहीं आएगा, हैंडीक्राफ्ट जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसको प्रॉब्लम हो गई, तो जॉब का लॉसेज तो होना ही था। स्टूडेंट हैं, कर्फ्यू में स्कूल नहीं जा सकते, उनका लॉस है। इंटरनेट की कोई इम्पैक्ट नहीं है, एजुकेशन जैसे आपने लॉकडाउन हो गया, आप तो ऑनलाइन बैठ के पढ़ लिए, मैं आपके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ तो इसी वजह से कर रहा हूँ, आप तो पढ़ लिए। पर जो वहाँ पे जब इंटरनेट भी नहीं था तो बच्चे ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाए। फिर हेल्थ सेक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है इंटरनेट की, क्योंकि डेवलपमेंट वो भी नहीं हो पाया एक तरीके से। तो क्या हुआ, प्रोलॉन्ग डिटेंशन और पॉलिटिशियन वो जेल में बंद रखा गया, किस एक्ट से, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। एक तो जम्मू कश्मीर का एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में लेके आए थे हम, ये 1978 में देखो लेके आए थे, आपको दिख रहा है ये, चलो देख लेना, क्योंकि जूम भी नहीं कर सकता दिख मैं। रहे थे। हाँ, जूम इसे जूम भी नहीं कर सकता क्योंकि नोट है। तो इसमें अपन जूम कर सकते हैं, इसको दो बार टच करने पे जूम हो जा रहा है। हाँ, हम करते हैं तो जूम कर लेंगे। हाँ, तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्यूपिल को कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है ना, इन द मैनर ऑफ, किस किस कारण रखा जाता है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और द मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए। तो उन्हें मतलब कि क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेक्शन में अंतर है। आप जब उसमें पढ़ोगे, आप फंडामेंटल राइट जाके पढ़ोगे, वहाँ प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन दी गई है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है कि 24 घंटे में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। उसके बाद क्या होती है, दूसरी क्या होती है, उसके बाद आपको कारण बताना है क्यों गिरफ्तार किया गया है मुझे, है तो मेरे वकील से बात करानी, लीगलिटी से मुझे बात करानी है। ये होता है प्यूनेटिव डिटेंशन। अब दूसरी डिटेंशन क्यों होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें आपको ये नहीं बताएंगे क्यों गिरफ्तार किया है, इसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कब मिलना है। मैक्सिमम 3 महीने तक आपको विदाउट बताए, बिना बताए रख सकते हैं, ठीक है ना। और उससे आगे एक्सटेंड करने के लिए हाई कोर्ट की कुछ बेंच होती है, उनकी परमिशन होती है, वो एक्सटेंड करती हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने भी आपको पेश नहीं करेंगे, 3 महीने तक गायब कर देंगे, इस तरीके से ऐसा होता है। ये सिमिलर टू कैसा होता है, इसमें सिमिलर लिखा है, देखो मैं बताऊँ। ये सिमिलर टू कैसा होता है, ये सिमिलर टू होता है आपका जैसे होता है एनएस से, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है अपना एनएस से, तो ये सिमिलर टू पर एनएस से। किसी हाँ, पर किसी को भी मतलब कि अरेस्ट करने से पहले कंपलसरी होता है उसे बताना कि क्यों अगर मैंने बताया ना, आप जाके आप आर्टिकल 20 पढ़ना, या 20, हाँ 20 पढ़ना, उसमें आपको गिरफ्तारी के वो दिए हुए हैं, उसमें प्यूनिटिव की डेफिनेशन भी है और प्रिवेंटिव की है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रही है आपकी, प्रिवेंटिव, भाई किसी का माइक ऑन है प्लीज़ वो म्यूट कर लो। अगर आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रही है तो आपको ग्राउंड मेंशन नहीं करेंगे क्यों गिरफ्तार करके लेके गए, ठीक है ना। और प्यूनेटिव डिटेंशन है जो मतलब आपने कोई क्राइम कर दिया है, वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। ऐसे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पर अब क्या चल रहा है ना, गाय को मारना भी वो एनएस से क्राइम में डाल रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अब कुछ भी चल रहा है, वो चीज़ को नहीं। पर एक नेशनल इंटरेस्ट बोला जाता था पहले कि उसमें प्यूनेटिव को जैसे खतरा है, आतंकवादी को पकड़ा, उसे पकड़ के 3 महीने कहीं गायब कर दिया, उसे पूछताछ किए, वो
पर प्यूनेटिव जो होता है, प्यूनेटिव में आपको 24 के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर प्लस ट्रैवलिंग टाइम जितना लगेगा, जैसे दिल्ली पकड़ा गया, गाजियाबाद पेश करना है, ट्रैवलिंग टाइम प्लस 24 आवर्स में आपको जज के सामने पेश करना है उस आदमी को। बहुत हनन होता है क्योंकि लोगों को अपने राइट नहीं पता, पूरी पूरी रात थाने बैठा के रखते हैं 3-3 दिन तक, उन्हें ये राइट ही नहीं पता ये राइट भी है। अगर लीगलिटी की सपोर्ट लें तो वो छोड़ना पड़ेगा पुलिस को, थाने बैठा के रखती है बिना कारण के, क्योंकि रिपोर्ट भी नहीं लिखती है, वो लाएगी थाने बैठा देगी, 4-5 दिन तक बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहो, ठीक है ना। तो लोग घबरा जाते हैं क्योंकि लोगों को राइट नहीं पता है उसने, तो वो प्यूनेटिव डिटेंशन है। तो उसमें 24 घंटे वो पढ़ लेना आप सीधे जाकर, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, वो सीधा उसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें और क्या दिया गया है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर के लिए ये लगाया जाता है। ये सिमिलर है NSA, जो NSA इंडिया में लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है ना। और इसमें अलग प्रोविजन क्या दिया गया है कि ये फोर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, मतलब जो डीएम होगा ना, जो डिविजनल कमिश्नर होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो आर्टिकल धारा 144 अप्लाई करता है, उसके ऑर्डर से एप्लीकेबल हो जाता है, नॉट बाय द डिटेंशन ऑर्डर बाय पुलिस बेस्ड। ये पुलिस बेस्ड नहीं है, ये मतलब कि पुलिस नहीं करेगी, एसपी वेसपी नहीं करेगा, पर जो वहाँ का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा होगा, नो नॉट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम संभालता है, तो डीएम इसे अप्लाई करेगा, ठीक है ना। और जब तक वो चाहेगा तब तक रखेगा उसे। तो ये थोड़ी मोटी मोटी बात थी, आगे कभी लॉ आएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल में रहता है। अभी बहुत चल रहा था जब तक उन्हें डिटेंशन किया गया था स्टार्टिंग में, जो अमरुद्दुल्ला को कैद कर दिया, फिर वहाँ की जो सीएम थी फॉर्मर पुरानी वाली, क्या नाम है उनका, उनको मतलब बंद, कौन सी, महबूबा मुफ्ती। हाँ महबूबा मुफ्ती को उसे अभी तक मतलब छोड़ा है शायद अभी उसे, तो उसे कभी भी बंद कर देते हैं। तो इसी एक्ट से ही वो काम कर रहे हैं। और डीएम के ऑर्डर से ये कमिश्नर भी एक उसमें आ जाता है, कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, तो उससे कभी पढ़ाऊंगा कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है, जो अभी नोएडा में या लखनऊ में लागू किया गया है, कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद ज़्यादा पावर होती है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की भी, कमिश्नर जो होता है, दोनों पावर होती हैं। यहाँ डिफाइन रहती है ना, आईपीएस देखेगा उसकी पावर पुलिस की, और डीएम देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या रहता है, उसके पास दोनों पावर आ जाती हैं। जो भी नोएडा में कमिश्नर बनाया गया है, कमिश्नरेट सिस्टम में अंग्रेजों के टाइम पे चलता था, ठीक है। फिर क्या होता है मतलब कि आपका डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन को मतलब कुछ इंक्रीज करेंगे, कुछ डिक्रीज करेंगे, और फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उन रिलेशन से। सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार मुद्दा उठता है चाइना का, ठीक है ना, चाइना उसे मतलब वो क्या नाम, जम्मू कश्मीर का चाइना रोक देता है, ये वो। फिर टर्की मलेशिया ने हमने डायरेक्टली बोल दिया, जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे ये तुम क्रिटिसाइज किया है, इनको किसमें किया है, वही एक ही प्लेटफॉर्म है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर कभी कभी टाइम टाइम पे USA ने, UK ने, यूरोपियन कंट्री ने ही बोला है कि वायलेशन होता है कश्मीरियों का, राइट ऑफ वायलेशन इन कश्मीर ऑल्सो राइज बाय द सम ऑफ द सेक्शन, मतलब ये जो हम लगाते हैं इंटरनेट रोक दिया। तो ये सब मेंस की बात है, मोटी मोटी बातें हैं ये सब। फिर इंटरनेशनलाइजेशन, कश्मीर इशू को चाहता है पाकिस्तान इंटरनलाइजेशन हो जाए, पर वो हमारा ड्यूअल है, बस पाकिस्तान का और मेरा। कुछ कंट्री ने हमें सपोर्ट भी किया है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बोला है जो 370 है इंटरनल मैटर है, उसमें बीच में नहीं आना चाहिए, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सब आपको मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको मेंस के लिए बताऊंगा, क्योंकि हम मेंस प्रोस्पेक्टिव से चलना है। प्री में मैं समझा देता हूँ, मैं समझा रहा हूँ तो वो मेंस के लिए भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा। फिर अपने कंक्लूजन वही कि मतलब हमने इसे अनफोल्ड एम्बिट रोड मैप लोकल कम्युनिटी को ग्रेट सेंस देने के लिए हमने किया है। तो वही बड़ी बड़ी बातें करते हैं इसमें, तो सब आप कंक्लूजन तो मेंशन कर ही सकते हैं कि इससे क्या होगा कि मतलब कि रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड जम्मू कश्मीर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनफोल्ड द एम्बिट रोड मैप एंड पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द। तो मतलब उन्हें लिखा है कि इस करने से हाँ चलो वो कंपनी आएंगी, जॉब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वही जो मैं पर समझा रहा हूँ। तो यही सब उसमें होगा। लोकल कम्युनिटी की जब तक अब तक जो बाल्मीकि हो गया, रिफ्यूजी हो गए, दे गेट सम राइट्स, ठीक है ना। तो ये सारे इशू। अब आता है कंटेम ऑफ कोर्ट, क्योंकि क्या हुआ, प्रशांत भूषण को 1 रुपए की कंटेम ऑफ कोर्ट लगी थी, किसी को पता है वो 1 रुपए देना पड़ा था उसे? सीबीआई को कमेंट, हाँ सीबीआई को देना पड़ा, हाँ मतलब कमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा था। हाँ, तो उसने वो लगाई थी, मैंने वो, तो उसमें यही दिया गया है। उसने सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट कर दिया था, मैंने भी कुछ कमेंट कर रखे थे, मैंने फिर डिलीट कर दिए थे फेसबुक से। तो मैंने पढ़ा था तो उसने कुछ कमेंट किया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद फंस गया था ना शायद, बोल के कुछ स्टेटमेंट देकर हाँ, तो उसमें अभी यही दिखाया गया है कि इसमें ये भी क्रिटिसाइज भी किया गया है कि हमारा एक तरह से राइट टू स्पीच का भी इसमें प्रॉब्लमेटिक है, पर उसमें ये दिखाया गया है कि कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, जो पब्लिक देखो पब्लिक इमेज को मेंटेन रखने के लिए, उसका फेथ लूज ना हो उसके बीच में, तो हमें ये स्टेप अच्छे हैं, डी रिस्पेक्ट ना हो उसकी डिग्निटी की, यही लिखा है सब इसमें, तो ये स्टेप अच्छे हैं मतलब कि। फिर आर्टिकल 26 बोलता है कि फुल फेथ इन द क्रेडिट, क्योंकि अभी बोलते हैं सुप्रीम एक महान्यायालय है, मतलब उसे बोलते हैं कि महामहिम जो राष्ट्रपति को बोलते हैं, एक मतलब ये बोलता है कि सुप्रीम बॉडी है एक तरीके से, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, आर्टिकल 260 में लिखा है पब्लिक इमेज खराब ना हो, तो उसके लिए कंटेम्प्ट कोड बनाए गए हैं। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफरिंग द शोइंग द डी रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, तो ये सब है इसमें। जब ये मीन्स की बात है तो आर्टिकल 261 आपको मेन है, जो आपको प्री के लिए मेन है कि क्रेडिबिलिटी इन फेथ जो है हमारा, जो हमारा इंडियन पब्लिक में जो अपना जुडिशरी में वो मेंटेन रहे। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट कोड में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब कि एक तो मतलब कि ये हमारे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को, वही तुमने लिख दिया कुछ बोल दिया तो वो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन तो यहीं आ जाना है, तो उसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं 19 में, तुम्हें में कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं जो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बोलते हैं। फिर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, जैसे वो अपने आप ही मतलब किसी उसके खिलाफ बोल दिया तो अपने आप ही कोई वहाँ PIL लेके नहीं जाएगा, इट्स हैव ए स्यूमोटो पावर, अपने आप करेगी वो। 215 क्या करता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द हाई कोर्ट, जैसे इसके पास है 129 में, तो ऐसे ही 215 क्या बोलता है हाई कोर्ट के पास भी है। चलो नीचे आ जाओ। फिर 142 क्या बोलता है, व्हेन द लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट, द प्रोविजन मेंशन इन द क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर टू मेक एन ऑर्डर टू रिक्वायरिंग एनी पर्सन अटेंड एंड प्रोसीजिंग एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द, मतलब कि जो कोई लॉ वो बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो देख सकता है, पढ़ने वाले बंदे गिव ए पनिशमेंट एनीवन ऑफ द कंटेम्प्ट, कुछ कर दे उसके ऊपर। जब जैसे कोई लॉ बन गया, उसे किसी ने मतलब जाके इसमें कर दिया, उसके अगेंस्ट किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो अपने आप देख लेगा उस लॉ को, क्योंकि इससे क्या होता है PIL वाले जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्हें सपोर्ट मिलता है कि हमें हाँ उससे भी ऐसे कर रहे हैं। तो यही सब है। इधर क्या दिया गया, इधर कुछ मतलब केसेस दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, ठीक है ना डिसीजन दिए गए हैं उसमें क्या करना चाहिए, मतलब ये वो, ये कुछ याद नहीं करना है, प्री के लिए कुछ नहीं पूछेगा ये। अगर आप केस पढ़ने बैठ गए तो 1 लाख केस हैं, पढ़ते रहना। मेन केस जरूरी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं, केशवानंद भारती हुआ आपका, फिर आपका मेन का केस हुआ, फिर गोपालानंद केस हुआ आपका, ये केस है, ये आप ये PIL के पढ़ने, इसकी पढ़ने बैठ गए तो बहुत केसेस आ जाएंगे ऐसे ऐसे। तो आप कुछ मेन देख लेना क्यों। एक तो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ठीक है ना, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उसमें ये वाला, उसमें कुछ उसने वो टाइम पे बताती रहती है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा कोई मतलब यही मेंशन है, बस उसकी डेफिनेशन क्या है वो कहीं मेंशन नहीं है, तो टाइम केस में बताती रहती है कोर्ट क्या है। चलो हम आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ। 1971 एक्ट है 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें डिफाइन है, ठीक है ना, ऐसा कोई नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट कोड इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्ट है कोई अलग से उसमें डिफाइंड है, लीगलिटी में है पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है ना। 2 भाग में बांटा गया है, सिविल में और मतलब और क्रिमिनल में। सिविल में क्या होता है कंटेम्प्ट में, मतलब विलिंगफुली, मतलब जिसने कोई ऑर्डर दिया आपको 2 महीने, कल को आपको ये फार्मर का एजिटेशन चल रहा है, खाली करना है कल को, पर्टिकुलर किसी उसके नेता को ये दिया, उसने डिसओबे कर दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ सिविल कोर्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कोर्ट देखेगी उसे क्या सजा देनी है, मतलब उसने हमारी बात नहीं मानी। क्रिमिनल में क्या आता है, क्रिमिनल में ये आते हैं कुछ पब्लिश कर दिया हमने, कुछ बोल दिया, तो जो उसने किया था प्रशांत भूषण ने, वो एक क्रिमिनल वाला किया था, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, क्योंकि उसने लिखा था, ठीक है ना, तो क्रिमिनल में आ जाता है। क्रिमिनल मतलब कुछ करना, क्रिमिनल कुछ कर देना। सिविल में क्या होता है कि उसने कुछ बोला, उसने आपको डिसओबे कर दिया, आपने उसे सुना नहीं, ये डिसओबे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसमें और क्या बताया गया, और बताया कि स्टैंडर्डाइजिंग ट्रेंड ऑफ द स्टैंडर्डाइज, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी मेंटेन रखना, इसलिए किया जाता है, ठीक है ना। ड्यूटी कोर्ट्स ऑफ एंड जुडिशियल प्रोसेसिंग मतलब अच्छे से चलती रहे, इसलिए किया जाता है। तो फिर यही बात है, देखो मेन में क्या आपको याद रखना है, एक तो ये वाला एक्ट कौन सा है, सिविल कौन से हैं, क्रिमिनल कौन से हैं, और ये आर्टिकल 142 क्या बोलता है, 129, 215, आर्टिकल 19 और इसमें आर्टिकल 261,
ये तो खुद ही बता दोगे क्यों लगाया जाता है, डिग्निटी विग्निटी मेंटेन रखे, डिफरेंट डिफरेंट केसेज है जिसमें डिफाइन होना चाहिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे अगर प्री पास में होगा तो आप मेंस का नहीं पढ़ोगे, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो मेंस में कहाँ बैठोगे भाई, वो तो बात की बात है। और आपने मेंस के तो देख ही लिए, एक मिनट यार बैटरी, आपने मेंस के तो देख ही लिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सब करंट से ला रहे हैं, एक साल पढ़ के ढंग से पढ़ोगे तो अपने आप हो जाए। तो इसमें क्या है कि आपको ये तो 6 मंथ की सज़ा हो सकती है या फिर 2,000 रुपये का फाइन हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। कितनी भी सज़ा होती है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और मतलब इसमें क्या था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, नो कोर्ट शैल हैव इंटरमिट ऑफ प्रोसीजर आइदर इज ऑन अदरवाइज। इसमें क्या बता रखा है कि अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है ना, तो मतलब वो एक्सपायर 1 साल के अंदर अंदर लगाएगा, उसके बाद मतलब लग नहीं सकता। पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखी है, नो कोर्ट शैल बी इनिटिएट कंटेम्प्ट प्रोसीजर आइदर ऑफ इट्स आउन नेशन, मतलब तो अदरवाइज इसमें लिखा है कि आफ्टर एक्सपायर ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ एलिगेशन हैज बी कमिटेड, ठीक है चलो जी, ये चीज़ है। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या दे रखा है, क्रिटिसिज्म ये भी मेंस के लिए है। क्रिटिसिज्म क्या लिखा है, इंग्लैंड ने अबॉलिश कर दिया है, इसे ख़त्म कर दिया है, उनका कोई केस था, देखो नाम पढ़ लेना बस, ये लॉर्ड डेनिंग वाला केस था, क्रिएटिंग अमाउंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है ना, अपने पर्सनली काम के लिए किसी को कंटेम कर देंगे, क्योंकि जज ने खुद ही, उसे लगा कि ये मेरे रिश्तेदार का रिश्तेदार है, बहुत हरामी है, ये वो इसने कुछ उल्लंघन किया है कि उसका हम कंटेम ऑफ कोर्ट में से सज़ा दिलवाते हैं, चलो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ होने लगा था इंग्लैंड में, तो अबॉलिश कर दिया उसने। उन्होंने बोला है वी डू नॉट हैव फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, हमें डर नहीं है क्रिटिसिज्म से, हम रह रहे हैं तो क्रिटिसिज्म सुन सकते हैं, एंड नॉर वी द रिसेंडेड, मतलब ये लाइन मीन्स में लिखने के लिए है। इंग्लैंड के जो लॉर्ड डेनिंग थे, यूनाइटेड स्टेट ने इसके अबॉलिश कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद कनाडा की मतलब कि उन्होंने अबॉर्ट कर दिया, वहाँ का यार है ना कोऑप्टिव केस है, ऐसे याद रखना, ये मीन्स के लिए है। तो कुछ पॉइंट आपको याद रहेंगे, इंग्लैंड ने कर दिया है, यूनाइटेड स्टेट ने कर दिया है और कनाडा ने कर दिया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि मतलब कि एक्सपेक्ट आपके वो क्या है, मतलब कंटेंट को एक्सप्रेशन क्या है, एक तो मतलब फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग, मतलब कुछ अगर आप फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ डरना नहीं चाहिए, मतलब वो करनी चाहिए, मतलब कि वो उसके लिए प्रोसेसिंग नहीं है। एनी फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो कोर्ट का, फेयर क्रिटिसिज्म कोर्ट ने, जैसे अभी हम फार्मल लॉ में क्या किया, हमने फेयर क्रिटिसिज्म किया कोर्ट का, कैसे कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए है, वो किसी मेडिटेशन के लिए नहीं बना है कि लॉ की मेडिटेशन करा है, वो मेडिटेशन तो आपको पार्लियामेंट से करनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फेवर में है, वो चेक करो। जैसे आर्टिकल मैंने उसमें पढ़ाया था आपको क्लास में, आर्टिकल 100 से आर्टिकल 122 गया, आर्टिकल 107 गया, तो मैंने पढ़ा था आर्टिकल 100 क्या बोलता है कि कोई भी लॉ पास होना चाहिए वॉइस नोट से नहीं होना चाहिए, एक मेजोरिटी वाले उससे होना चाहिए, मेजोरिटी सिटिंग एंड वोटिंग वाले उससे होना चाहिए। पर उन्होंने क्या किया, फार्म लॉ को एज ए वॉइस से सेंड कर पास करा लिया, वॉइस से, वॉइस बोर्ड से, तो वो क्या है, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसी से 2 एक्ट और हो गए, एक तो 122 था शायद और 107 था, 2 और बेकार हो गए, क्योंकि 122 क्या बोलता है कि कोई लॉ पास होगा तभी बिल बनेगा, तब वो प्रॉपरली पास होके आएगा, दोनों हाउस से पास होके आएगा, तो ये पास ही नहीं होता राज्यसभा से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करो, ना कि तुम उसे मेडिटेशन में बैठो, ऐसा बोला था, क्योंकि ये फेयर क्रिटिसिज्म है, तो उसे हम लिख सकते हैं। फिर क्या बोलता है कि मतलब कि एक्ट इन द मेयरली डिफेमेशन अटैक ऑन द जज इज नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, वही बड़ी बड़ी बातें मतलब उस पर करना नहीं चाहिए। फिर एक्ट में कुछ 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है ना, कोई ट्रूथ और वैलिड डिफेंस कर रहा है, ठीक है ना, इफ इट इज वॉज इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो मैंने फॉर्म वाला पढ़ाया था, पब्लिक इंटरेस्ट में है, एंड वॉज इवोक द बोनीफाइड और मैनर वगैरह, तो मतलब उसे नहीं करना चाहिए, ये उसमें क्रिटिसिज्म दिखाए थे। फिर इशू ऑफ द कोर्ट क्या है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमारा करता है, मैंने बताया था, वेग है, वाइड जुडिक्शन है, कि एक्सट्रीमली वाइड है, सुमोटो ले सकता है कोर्ट एक तरह से, ठीक है ना। उसको वेग मतलब कोई डेफिनेशन भी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन द बहुत बड़ी है, मतलब वो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है, भाई कैसे नेचुरल जस्टिस है, वन एंड मे बी जज खुद भी मतलब अपने तरीके से उसे, जैसे मैं हूँ, मुझे मुझे ये आदमी बेकार लग रहा है, तो मतलब कि मुझे सज़ा दिलवानी है, तो वैसे मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से दिलवा दूंगा, अपने ही केस में, जब अपने ही उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे सकता है, केस चल रहा है, मतलब उसे लग रहा है कि सज़ा देनी है, चलो दे देते हैं, तो मतलब अगेंस्ट प्रिंसिपल है। फिर इसके बाद राइट लिमिट इसकी
अपील जो आपको उसके खिलाफ अपील में जाना है ना, जब प्रशांत भूषण को अपील में जाना था उसके खिलाफ, तो मतलब वो चैम्बर ऑफ बेंच डिसाइड करेंगे, तो अपील में लिमिटेड इसकी करने के लिए। फिर इंटरनेशनल प्रैक्टिस में बहुत सारी बैन कर चुके हैं, जैसे मैंने यूएस कनाडा और इंग्लैंड में बताया था ये। तो ये सब चीज़ें हैं। एक सेंसर ऑफ फ्री स्पीच को हाँ वो करता है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स प्रोसीजर, राइट टू डिफरेंस, तो मतलब इन चीज़ों को, ये सब मेंस की चीज़ें हैं। मैंने आपको बता दें प्री प्रोस्पेक्टिव वे से हम इसको कवर करेंगे। मेंस के हिसाब से मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, इतनी कहानी आप लिख दोगे, यही कहानी बहुत है, ठीक है ना। हम इसे, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आ जाता है हमारा यही सब चल रहा है कि बैलेंस जुडिशरी कॉन्क्लूजन चल रहा होगा वे फॉरवर्ड में। हाँ, वे फॉरवर्ड में कॉन्क्लूजन ही है कि बैलेंस रखना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट प्रिंसिपल को। फिर दे शुड बी इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है उसे इंडिपेंडेंट पैनल चेक करना चाहिए। अभी क्या होता है, जज साहब खुद बैठ के सुना देते हैं, वही जो ऊपर क्रिटिसिज्म किया उसे मतलब आपको वे फॉरवर्ड में पुट अप करना है, वही अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। प्रोसीडिंग जो होनी चाहिए वो जो अपना एविडेंस एक्ट है ना उसके हिसाब से होनी चाहिए। कि अभी तो ओरली बोल देते हैं हाँ जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, चलो सजा हो गई, पर वो अगर प्रोसीडिंग होगी एविडेंस के हिसाब से, जो अपना एविडेंस एक्ट बोलता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड बोलता है उसके हिसाब से होगी, शायद क्या पता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो। तो ये सब लिखा है इसमें। और फिर वो क्या लिखा है, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और मैलिशियस स्टेटमेंट है, उसमें कोई डिफरेंस रखना चाहिए भाई। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो मैं भी कर सकता हूँ जो अच्छा क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव बचाव में कंस्ट्रक्टिव कर सकता हूँ, ये मैलिफिशियस अलग होता है। मैं किसी को डायरेक्टली गाली दे रहा हूँ खड़े होके, ठीक है ना, वो एक गलत चीज़ है। अगर मैं किसी को डिफेंस कर रहा हूँ गालियों का मतलब उसको, उसे कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा, मतलब क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव, तो वो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। हाँ मैं बिना फालतू से गाली दे रहा हूँ तो मैलिफिशियस स्टेटमेंट है, वो हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस रखना चाहिए, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन रखना चाहिए। फिर इसमें लॉ कमीशन ने कुछ रिपोर्ट पेश की है, ये पढ़ लेना क्या है, ये सब मेंस का टॉपिक है। अमेंडमेंट और डेफिनेशन देनी चाहिए, अमेंडमेंट उसकी डेफिनेशन देनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राइव करना चाहिए। एक्ट एडिशनल आउट हाई कोर्ट्स के अलावा सभी नोट कोर्ट्स है ना, उनके पास नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना, हाई कोर्ट ही करता है, उनका भी जो कर देता है कोई, तो उन्हें भी हम एक तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट विल सफर एज देयर इज नो रेमेडी टू एड्रेस केस ऑफ द कंटेम्प्ट नहीं है वो। इंटरनेशनल कंपेनियन मतलब कि स्कैंडलाइज यूके वूके में ख़त्म हो गया, तो हमें भी देखना चाहिए कि मतलब इस पर वर्क करना चाहिए। एडुकेट द सेफ्टी एंड द इंटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मिस यूज से बचना चाहिए, वही सारी वही है कि वही अच्छी अच्छी बातें हैं सब। रिस्ट्रिक्ट द कोर्ट पावर, तो यही सब चीज़ें। हम आते हैं बैकवर्ड कमीशन पे, समझ में आ रहा है ना सबकी? हाँ हाँ यार ये हाँ, तो ये सब जो मेंस, जो प्री से प्रोस्पेक्ट जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं वही मेन है। और सब आप देख लेना जो मैं बताऊंगा, प्री के मैं अलग निकाल देता हूँ पॉइंट, जैसे मैंने उसमें ऊपर निकाले। कभी उसके क्रिटिसिज्म पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, वे फॉरवर्ड से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर ये लॉ कमीशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेंस के पॉइंट है, ठीक है ना। फिर ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, वेग है ये वो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ इससे आ सकता है किस किस कंट्री में बैन है, ये आ सकता है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन जो होते मैंने आपको बता दिया, इस एक्ट से आ जाएगा, डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफेंस होता है, पनिशमेंट कितना है इसका, इधर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कौन कौन से केसेस है। 142 क्या बोलता है, 129 to 15 क्या बोलता है। जैसे 32 बोलता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी सुप्रीम कोर्ट, 226 बोलता है आपका हाई कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, तो ऐसे ही इनका है 129 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का है, 215 और हाई कोर्ट का है डिफाइन का, 92 है इनका, 260, ये सब मेंस के प्री के पॉइंट है। आपको डिफाइन करना चाहिए कौन से प्री के हैं कौन से मेंस के हैं, ठीक है ना। रिवीजन के टाइम पे आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, स्पीड में चल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ टिक मार दूंगा, जैसे यहाँ टिक मार दिया, ये मेंस का पॉइंट है, ये मेंस का पॉइंट है, मेंस प्री का पॉइंट है, सॉरी ये प्री का पॉइंट है। तो मैं जब मैं रिवाइज करूँगा ना, प्री मेरा 1 महीने सिर पे होगा, मुझे सब रिवाइज करनी होंगी, तो मैं एकदम से प्री के पॉइंट ही निकालूंगा बाहर, मैं मेंस के पॉइंट पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो वो डिफाइन आप कर सकते हो दोनों इस चीज़ में। अब आ जाते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ द जो है बैकवर्ड कास्ट है। सब कैटेगराइजेशन क्या है, मतलब ये मैं बताया था, जस्टिस रोहिणी कमेटी बैठी थी 2017 में, बनाई थी, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों बनाई गई थी, कि अभी क्या हो रहा है, जो हमारा जो आता है ना, मतलब कि ये आर्टिकल 340 से बनाई गई थी, ये प्री का पॉइंट है, आर्टिकल 340,
इम्प्रूव द इक्वलिटी, मतलब जो इक्विटी देनी थी, इक्विटी बोल सकते हैं, कि शेयरिंग द बेनिफिट अमंग द ओबीसी। जितने ओबीसी में जो कास्ट आती है ना, इसमें दिखाया गया, देखो कितनी आती है, कितनी कास्ट आती हैं इसमें, नियर अबाउट बहुत सारी कास्ट आती है। नियर अबाउट इसमें आती हैं 2633 कास्टेज आती हैं ओबीसी के अंदर, जिसमें से 1900 कास्ट ऐसी हैं, 1900 कास्ट ऐसी हैं जिनको अब तक बेनिफिट भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है उनको। तो उसमें सब कैटेगराइजेशन करना कि जिनको बेनिफिट नहीं हो रहा है उनको बाहर निकालना, और उन्हें ओबीसी 27% कोटे के अंदर ही कुछ परसेंट कोटा उनके लिए फिक्स करना, ये होता है सब कैटेगराइजेशन उस चीज़ का। फिर ओबीसी मतलब क्या था, हु आर द ओबीसी, ये मतलब तरह से क्या बोल सकते हैं, कास्ट क्या है, एजुकेशनल है, सोशल डिसएडवांटेजेस कास्ट है, जिसे नहीं मिली यार, वास्ट हेट्रोजीनियस ग्रुप है, मतलब देखा ही इतनी सारी कास्ट है, तो एक वास्ट तरीके में कौन कौन होते थे। फॉर इंस्टेंट जो लैंड होल्डिंग वाली कम्युनिटीज़ होती थी, किसान लोग होते थे, जो नॉर्थ और साउथ में दोनों, अलोंग द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिविंग इन द सब्सटेंशियल लेबर की तरह काम करती थी, मतलब वो भी। ये थोड़ा याद रखना कौन कौन होते थे, बस ये मेंस के लिए, प्री के लिए भी आ सकता है, लाइन दे सकता है, ठीक है ना, वो आप समझ जाओगे, थोड़ा सा समझना। 370 क्या बोलता है, ये प्री की लाइन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ले डाउन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। ये बैकवर्ड कास्ट के लिए है, तो उनके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कि अपॉइंटमेंट कमीशन बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें दिया गया है ऐसा। अब मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी ऑफ द कमीशन के लिए क्या है, ये चेक करना है। एक तो आपकी इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कि एक्सटेंड जो उसे देखना है, उसे बेनिफिट रिजर्वेशन के मिल पा रहे हैं सबको इक्वली। फिर साइंटिफिक अप्रोच रखनी है हमें, किस चीज़ के लिए, जो आप सब कैटेगरीशन कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच क्यों रखनी है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। रिजर्वेशन तो ऐसा है, बम फटेगा एकदम से, अगर कुछ ऊपर नीचे कर दिया ना इन्होंने, तो बहुत बम फटेगा। अब कुछ बैकग्राउंड इसकी रिपोर्ट दी गई, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये बैकग्राउंड, जो है कैसे कैसे बना, कि 1990 में यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस किया बैकवर्ड कास्ट अंडर 27 रिजर्वेशन कैटेगरी में। गवर्नमेंट सर्विस इन पब्लिक सेक्टर जो हम चेंज करते हैं, अभी हम EWS वाला लेके आए थे, इसी में चेंज किया था हमने आर्टिकल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी बोलता है ये इसमें चेंज किया। फिर मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 में आई, सोशल और इस बेस पे आई थी, उसके चेयर किया था PV मंडल ने चेयर किया था। रिकमेंडेशन क्या आती है, मतलब कि 1992 में। फिर इसमें आपका एजुकेशन कोटा भी कम इनटू फोर्स इन 2006 में हो गया इसमें, ठीक है ना। उसमें क्या चेंज किया था, अंडर आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था हमने। फिर क्रीमी लेयर क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया था कोर्ट ने, कौन से केस में किया था, इंदिरा सोहानी केस में किया था जजमेंट में। 1992 में हमने क्रीमी लेयर डिसाइड कर दी थी इसके अंदर। कब की थी वो, इंदिरा सोहानी केस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा सोहानी। ऐसे केस याद रखे जाते हैं, जैसे ये हो गया इंदिरा सोहानी केस हो गया। उसके बाद क्या कहता आइडिया, फिर उसके बाद क्या कहता है, क्रीमी लेयर की क्या डेफिनेशन है अभी, 8 लाख होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए तो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे 8 लाख। तो जिसकी ज़्यादा है 8 लाख से कम करा लेना क्रीमी लेयर में, इसमें ओबीसी का विल करना है। तो आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन क्या है, कि आइडिया क्या है, एक तरह से जो आइडिया भी लिए गए हैं, किसमें मैंने बताया आपको। एक तो मतलब कि जो है आपके, ये पहले भी प्रपोज की गई थी सब कैटेगरीशन 1955 में, कि ये हमें करना चाहिए, ऐसे बहुत बड़ी कम्युनिटी हो रही है इसमें, कि इतनी सारी हैं देखो, तो सब कैटेगरीशन देना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल भी है ना उसमें थोड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, मंडल कमीशन ने भी ऐसी रिपोर्ट रखी थी। फिर 2015 में NCBR जो है अपनी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट जो है, उसने भी प्रपोज किया था, उसने 3 कैटेगरी प्रपोज की थी। क्या क्या है, ये कुछ नहीं है प्री के लिए इंपॉर्टेंट, कितनी कैटेगरी, मेंस के लिए आपको लिखना है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं आपको, बेकार चीज़ निकाल देना आना चाहिए, यही क्वालिटी ऑफ स्मार्ट स्टडी है, बहुत देते हैं, ठीक है ना, बहुत वेग चीज़ देते हैं। ये कौन पूछेगा कि प्रपोज कौन पूछ सकता है, प्रपोज कौन पूछ सकता है, कोई चीज़ एक्ट बन गई हो वो पूछ सकता है, बिल कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। वो क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो, कोई क्रिटिसिज्म लिखने गया है, प्रपोज कुछ आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है उसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम बैकवर्ड होना चाहिए, मोर बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लास। एक्सट्रीम में जो नोबेडिक है, जो ले नहीं पाते हैं, वेल नहीं कर पाते हैं इसका वो। फिर मोर बैकवर्ड है, एक मिनट रुक जाओ, आंटी आई है, मैं गेट बंद कर दूँ, ये चिल्लाएगी बहुत तेज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक्सट्रीम बैकवर्ड है, मोर बैकवर्ड है, और बैकवर्ड क्लास है, जो मतलब कंपेरेटिव फॉरवर्ड हो चुकी हैं, जो अवेल कर पा रही हैं, वो भी कास्ट हैं जो बैकवर्ड क्लास में रखा है। मोर बैकवर्ड क्या है,
ज़्यादा नहीं ले पा रही हैं, कम ले पा रही हैं, फिर जो एक्सट्रीम बैकवर्ड है बिल्कुल ही नहीं ले पा रही, नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब हु आर बीन कैरिंग मतलब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, तो बिल्कुल ही नहीं ले पा रही हैं, ठीक है ना। फिर इसमें क्या किया गया है, कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, स्टेट ने अपने आप ही 11 स्टेट ऐसी हैं उन्होंने अपना सब कैटेगराइजेशन किया है रिजर्वेशन पॉलिसी में, ओबीसी में एक नाम दिए गए हैं स्टेट के। देखो जैसे हरियाणा की मैं बताऊँ आपको, उसने ओबीसी को 3% अलग से दे रखा है, फिर 4% अलग से दे रखा है, और 5%, वो भी 27% में ही उन्होंने ऐसे डिफाइन किया होगा किया गया कि ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो कुछ स्टेट भी ऐसी हैं, तो ये सब ये आपको याद नहीं करना है बैठ के हाँ कौन कौन सी स्टेट है, अंडमान है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, पुडुचेरी है। भाई मोटा कह रहा है ना, कुछ स्टेट ने सपोर्टिव में है जो सपोर्ट कर रहे हैं किसे, कैटेगराइजेशन को, ये वाली सारे वर्ड जो सपोर्ट कर रहे हैं ये, तो ये आ गया। अब क्या है कि मतलब कि क्यों हमें ज़रूरत है, अब कुछ काम कर रहे हैं भाई, ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सेंटर जो लिस्ट बोलती है वो बोलती है इतनी कम्युनिटी है, और इतनी कम्युनिटी को 1900 कम्युनिटी को अब तक इसका लाभ तक नहीं पहुंचा। तो इसमें ये याद ही मत करना कितनी कम्युनिटी है, इसमें बस ये याद रखना हाफ ऑफ द कम्युनिटी इन द ओबीसी नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, बस हाफ ऑफ द लिख दोगे ना तो अपने आप समझ जाएगा कि भाई 50% से ऊपर को नहीं मिल रहा है, बस लेस देन 3% जो शेयर है कोटे का ओबीसी का वो बेनिफिट ले पा रही है जो कम्युनिटी, ठीक है ना। 25% बेनिफिट ऑब्वियसली अवेल बाय द 10 कास्ट को, उसमें भी जो 25% जो ओबीसी का फायदा मिल रहा है वो 10 कास्ट को, देखो कितनी छोटी मात्रा है आपकी 2633 में से 10 ही कास्ट को मिल रहा है फायदा, तो इसलिए मिल रहा है। फिर उन्होंने कास्ट के कुछ नाम दिए हैं, कालागर, ये मतलब कि शिकलीगर, ये कुछ नाम, ये कुछ नहीं है याद रखने, याद रहे तो देख लो बस, ये कम्युनिटी आती है ओबीसी में आती है, ऐसे पढ़ लोगे तो हाँ ओबीसी में आते हैं, पूछ लिए ट्राइब्स बता दें इन्हें, तो आप ऐसे मत जाना, थोड़ा याद रखना ये इसमें दिए गए हैं क्योंकि अच्छा, इसमें बेनिफिट कैसे नहीं मिल रहा है अगर वो लोग ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं? हाँ तो रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू तो वो लोग को मिलना चाहिए। हाँ, उसमें क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू तो मिलना चाहिए। देखो जैसे क्या है, ये दो लड़के ये दो लड़के हैं, ठीक है ना, ये पढ़ रहा है, चलो इक्वलिटी में इसके पास सब कुछ है, मतलब इसके पास एक तरीके से सब कुछ है, इक्वलिटी रिसोर्स है, सब कुछ मिल रहा है इसे एक तरीके से, क्योंकि कास्ट में भी थोड़ी डेवलप कास्ट होती है ना, मतलब कास्टिज्म में, ठीक है ना। और एक ये लड़का है, ये भी ओबीसी में आता है, इसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। अब क्या होगा, इसके पास रिसोर्सेज है, ओबीसी का कोटा भी है इसके पास, तो ये तो निकाल के ले जाएगा ओबीसी लिस्ट को हाई से भी। अब इसके पास ये ओबीसी में तो आता है, पर इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये बहुत मार्जिनल एक नोमैडिक कमेटी से उससे आता है, ट्राइब से नोमैडिक मतलब थोड़ा पिछड़ी, उससे ज़्यादा पिछड़े से आता है, इसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है निकाल पाए। अगर मैं इसके लिए स्पेशल ओबीसी के अंदर ही कोटा फिक्स कर दूं ओबीसी के लिए, क्योंकि ये डेवलप नहीं हो पा रही है कम्युनिटी, ठीक है ना, ये दबाई जा रही है मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो फिर ये क्या होगा, इसके लिए कोटा फिक्स होगा विद इन ओबीसी। अगर इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है तो भी ये निकाल सकता है, ये तो निकाल ही रहा है, ये तो अवेल कर ही रहा है, 10 कम्युनिटी के अंदर आता है, समझ गए ना मेरी बात। तो क्रीमी लेयर तो आई थिंक इसी के लिए बनाया गया था ना सर? क्रीमी लेयर डिफरेंट थिंग है, क्रीमी लेयर मैंने आपको क्या बोला, एससी कोटा, फिर तो सब कोटा एक कर दो ना, सब इक्वल है। एससी कोटा क्यों अलग गया, एसटी कोटा क्यों लग गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, लैक ऑफ रिसोर्सेज है उनके पास, इसलिए वो सारे कोटे जो होते हैं वो अलग से कर दिए गए। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से मतलब कि आप खुद बताओ, मेरे पास सब चीजें ओके ओके ओके, मेरे मतलब रिसोर्सेज के हिसाब से उसके हाँ पास कितना इनकम है हाँ उसके। नहीं नहीं, इनकम पे मत जाओ, मेरे पास लैपटॉप है, मैं ओबीसी में आती, दोनों ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं दोनों ही। अब मेरे पास क्या है इनकम, मेरे पास लैपटॉप है, इसके पास लैपटॉप नहीं है। अभी क्या ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई और फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना, मैंने तो एग्ज़ाम निकाल लिया क्योंकि मैं ओबीसी की कैटेगरी को मैं वो कर गया। इसके बाद बेचारे रिसोर्सेज नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था, ये वो डिसाइडिंग था, ये मतलब कि 8 लाख तो मैक्सिमम लिमिट दी है, मिनिमम तो मिनिमम में नहीं जाएगा ये। इसके बाद रिसोर्स ने नहीं निकाल पाया क्योंकि ओबीसी लिस्ट ही जिसमें या कैटेगरी में आता है वो इतनी हाई हो गई। क्यों हाई हो गई, क्योंकि 10% कम्युनिटी ने इतनी हाई कर दी, जो 10% कास्ट है ना इन्होंने इतनी हाई कर दी, मैं तो उससे बाहर हो गया, फायदा नहीं उठा पाया। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए विद इन ओबीसी के अंदर ही एक नया कोटा दे देंगे जो लाभ नहीं उठा पा रही है, ठीक है ना, तो विद इन ओबीसी के अंदर इन्हें फिक्स कर देंगे।
क्योंकि क्या होगा जब हमारा जो सारी चीज़ रिजर्वेशन देने का मतलब क्या है, टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी, इसलिए दिया गया था, अपलिफ्ट करने के लिए। ये नहीं कि परमानेंट बेस पे नहीं था, ये टेम्परेरी बेस पे था कि इन्हें अपलिफ्ट कर देंगे और ये खत्म कर देंगे हम बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी, पर ये टेम्परेरी नहीं परमानेंट हो गया है, समझे ना। तो यही है कि विद इन ओबीसी 25% जो जो उसका ओबीसी का रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ मिल रहा है वो 10% कम्युनिटी उठा पा रही है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कि इतनी सारी कम्युनिटी आती है, हाफ ऑफ द कम्युनिटी नॉट अवेल द बेनिफिट, ओनली लेस देन 3% ऑफ द कोटा, ठीक है ना। फिर ये कम्युनिटी है, कुछ नाम है, फिर रिकमेंडेशन कुछ है रिगार्डिंग। रिकमेंडेशन प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मेंस के लिए होती है कि हमें 27% कोटे में उनके लिए कुछ 8 to 10% फिक्स कर देना चाहिए कि अपलिफ्टमेंट हो जाए। कोटे का मेन मतलब है अपलिफ्टमेंट करना, और ये टेम्परेरी बेसिस है। ये जब बी आर अम्बेडकर ने दिया था 1960 के लिए, अभी किया ना 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया है, जिसने एक तो ख़त्म किया क्या, एंग्लो इंडियंस का ख़त्म किया, और क्या ऐड किया कि 10 साल और दे दिया गया ST SC कोटा। ये हर 10 साल में दिया जाता है ST SC कोटा, हर 10 साल में उसे अमेंडमेंट करके डेट बढ़ा दी जाती है। पहले 1960 के लिए दिया गया था स्टार्टिंग में, फिर उसे बढ़ा के 70 के लिए कर देगा, बढ़ा के 80 के लिए कर देगा, ऐसे। तो वही है कि विद इन उसके अंदर बतानी चाहिए। फिर उसके अंदर की रिलेटिव बेनिफिट मतलब ओबीसी को मिल सके, नॉट ऑन अ सोशल बैकग्राउंड बेसिस। फिर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इशू है, जिसे ध्यान रखना है हमें। फिर मतलब कि हमारे पास डाटा वाटा नहीं है, लैक ऑफ डाटा है हमारे पास सोशो इकोनॉमिक का, वही लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मतलब सोशल बैकवर्ड कौन है, बोल तो दिया हमने। फिर लार्ज नंबर ऑफ कास्ट आती हैं, इसमें उनका भी ध्यान रखना है। फिर वेरिएशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हम जो जाट है हमें यूपी मानता है ओबीसी में, सेंट्रल नहीं मानता ओबीसी में। हम जो राजस्थान में वो सेंट्रल लिस्ट में मानता है, तो उन सबके इशू हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या, इंश्योर द इक्वलिटी बेनिफिट, सबको इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, ये वो सब। तो ये सारे ये मीन्स के प्री के क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर बताया। एक तो कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। एक तो कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट, जस्टिस रोहिणी कमेटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए। फिर आर्टिकल 3740 इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंडेटरी कमीशन, ये कमीशन में क्या करना है, फिर ये थोड़ा बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकग्राउंड है। फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा कि आइडिया क्या है, मतलब ये मेंस के लिए आ जाएगा, क्यों सपोर्टेबल है। इसमें सपोर्ट में यही लिखना है कि आइडिया सब कैटेगरीजन क्यों बोला है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा जाएगा ये कुछ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधी लाइन पूछ सकता है आपसे जो मैंने आपको बताई, हाफ ऑफ द कम्युनिटी नॉट अवेल, 25 कम्युनिटी वो जो 25 जो का वो बेनिफिट है वो 10 ही कास्ट करती हैं, ये पूछ सकता है। ये कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, चैलेंजेस वैलेंजेस कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। फिर आपको ये आता है NCBC, क्योंकि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करा, रिवाइजिंग द क्रीमी लेयर, ये सब उसके हैं, क्या क्या करना चाहिए, मोर वे फॉरवर्ड, उस चीज़ के पॉइंट है। ये पूछ सकता है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्या है। जब तक क्या होता था, जो आर्टिकल 338 है, जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, वही हमारे ग्रीवेंस वही ओबीसी को दिखता था। प्रेजेंट में क्या है, हम आर्टिकल 338B में हमने ओबीसी बना दिया। बी से याद रखना ओबीसी, ए में कौन सी है, एसटी है, ए में एसटी है, और बी में कौन सी है, ओबीसी, ठीक है ना, 338B। और फिर मतलब कि क्या है कि मतलब कास्ट को बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन में भी ये क्रीमी ले डिसाइड कर दिया। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया, किसी ने शेयर भी किया था ग्रुप में, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये बनाई गई। 101 से क्या किया गया था, जीएसटी। देखो यार, ये लड़के को सब याद हो रहा है, ये लड़का कंटिन्यूटी क्लास है ना, कंटिन्यूटी बहुत बड़ा सा डालती है, क्योंकि जीएसटी को मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ करंट में, तो रट जाना चाहिए। आर्टिकल 246, आर्टिकल 279 मुझे भी याद हो गया यार इतना पढ़ते पढ़ते। आर्टिकल 103 से कौन सी बनी थी, क्या हुआ था, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 103, ओबीसी नहीं ईपीडब्ल्यूएस होता है। इसमें ओबीसी को तो 102 दे ही रखा है ना। 104 से मैंने अभी बताया आपको कि वो एंग्लो इंडियन का ख़त्म किया है, और 10 साल के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी आगे बढ़ाई है, ठीक है। चलो, क्योंकि जो लास्ट के 4-5 है वो याद होने चाहिए, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आते हैं। यूपीएससी ने तो स्टेट एग्जाम पूछ ही लेता है। फिर उसमें क्या क्या हमने चेंज किया, आर्टिकल 342 में चेंज किया, आर्टिकल 66 में चेंज किए। क्या बोलता है कि सेंट्रल लिस्ट में सोशल हमने कुछ बैकवर्ड क्लासेस ऐड की। 66 क्या बोलता है कि डिफाइन यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल स्टेट और अदर स्टेट। यही सब पढ़ लेना, मोटी मोटी चीज़ें पूछेगा नहीं, इतने वेग में नहीं जाता यूपीएससी,
फिर इसमें नेशनल क्या होता है, मतलब कमीशन में कौन होता है, 5 मेंबर होते हैं इसमें, कौन अपॉइंटेड करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वो टेन्योर कंडीशन भी रखेगा, कौन रखेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और फिर इस कमीशन के काम क्या होते हैं, ये देखो, जिनकी आँख आँख खुल रही है ना, उठ के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सब। चल रहा है या खत्म हो गया? चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो स्पीड में जाऊंगा मैं थोड़ा सा। कौन करेगा, ग्रीवियंस चेक करेंगे, जो प्रॉब्लम होती है ओबीसी के साथ, कंप्लेन हो, उनके राइट सेफ गार्ड करेंगे, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर भी होती है, ये भी याद रखना। ये प्री के पॉइंट हैं सारे, प्री के पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्री के मैं स्पेशलाइज बता रहा हूँ आपको। फिर मतलब कि कुछ मतलब कि इससे रिलेटेड अभी क्या हो रहा है कि सब कैटेगरीशन आपने ओबीसी का तो कर दिया है, फिर सब कैटेगरी एससी एसटी की बात भी उठने लगी है अब, उसमें भी क्रीमी लेयर की बात उठने लगी। तो केस याद रखना, एपी चिन्नैर का केस है 2005 का, ये वाला केस याद रखना। उसमें कौन सा था क्रीमी लेयर के लिए, क्रीमी लेयर कौन सा केस था ऊपर, जस्ट रोहिणी वाला। जस्टिस रोहिणी वो सब कैटेगरीशन, क्रीमी लेयर के लिए केस हुआ था आपका, जो क्रीमी लेयर डिसाइड की गई थी 1992 में, इंदिरा सोहानी केस याद रखना, इंदिरा, इंद्र हाँ इंदिरा सोहानी केस जो ऊपर मैंने बताया। तो इसमें ये चल रहा है कि ऐसा रिकमेंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चल रही है, ये भी आई नहीं है, बस ये केस याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि आई नहीं है तो उसमें क्या है, फिर क्या क्या नीड क्यों है। एक तो मतलब स्पेशल कोटा इस इन स्टेटों ने क्या कर दिया है, एक वर्नेबल दलित कम्युनिटी, दलित के अंदर ही वर्नेबल दलित बना दिया है जिन्हों लाभ नहीं उठा पाए। फिर बिहार ने क्या कर दिया कि महादलित कमीशन सेटअप कर दी है, 2007 में की थी, जो कुछ काम हुआ है मतलब उसके लिए। फिर क्रीमी लेयर की बात चल रही है, जर्नैल सिंह केस में ये बात की गई है कि इसमें भी क्रीमी लेयर लानी चाहिए। टीना डामी ने, चलो मैं नाम नहीं लेता किसी का क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डालूंगा तो ऐसे नाम आ जाएगा, ठीक है ना, आप समझ जाओगे फिर उससे, सॉरी यार उस चीज़ के लिए। तो पंजाब लॉ, जो पंजाब का लॉ है, उन्होंने भी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी एसटी एससी के लिए बनाई है, उन्होंने कि वाल्मीकि एंड महाजबी सिख, मतलब कि मजहबी सिख, तो इनके लिए कुछ बैकवर्ड में काम हो चुके हैं, तो उस चीज़ को सोच के लिए इसकी भी बात चली है कैटेगराइजेशन की करने की, क्रीमी लेयर लाने की, ठीक है। अब 6 शेड्यूल आ जाता है, हम आज कहाँ फिनिश करेंगे, जितना मैंने पढ़ा है ना 6 शेड्यूल फिनिश कर देंगे, तो उसके बाद लास्ट क्या रह जाएगा, चलो ये पूरा फिनिश कर देंगे, ये वाला पार्ट, 2 पेज और रह गए हैं। अब 6 शेड्यूल क्या है, मीन्स के लिए क्या है, क्या बात चल रही है, क्या था। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया, अपनी पूरी स्टेट में एनोनिमसली अपना पास कर दिया, रिसोल्यूशन पास कर दिया उसने कि पूरी स्टेट में 6 शेड्यूल लगना चाहिए। 6 शेड्यूल क्या है, 6 शेड्यूल क्या बोलता है, वो MATA स्टेट है ना अपनी, महात्मा, MA और TA, माता करके कुछ भी स्टेट है, कुछ भी मान लो तुम। तो इसमें कौन सी आती है, एक चीज़ स्पेशल क्या याद रखना है आपको, आपको रखना है मिजोरम को याद रखना है इसमें। इसके पास दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ क्या है, इनर लाइन परमिट भी और स्पेशल कैटेगरी का स्टेट भी है, समझ गए ना, शेड्यूल 6 में भी आती है, तो दोनों चीज़ है इसके पास। चलो अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल 6 क्या है, क्यों मतलब ये इतना न्यूज़ में था। तो इन्होंने अपनी रिसोल्यूशन ला के पास कर दिया पूरी स्टेट में शेड्यूल 6, पर ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक सेंट्रल वो नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इनर लाइन परमिट, मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, एक इंडियन सिटीजन के लिए अगर उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया में जाना है तो उन्हें परमिशन लेनी होगी स्टेट से, ठीक है ना। ये मतलब ब्रिटिश एरा से चल रहा है। वो ब्रिटिश एरा क्या करते थे, कुछ रीज़न होते थे उन्हें सेव रखते थे, क्योंकि वहाँ से इकोनॉमी चलती थी, टी का रीज़न हो गया, उनके कुछ बेनिफिट होता था, तो उसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते थे वो। क्यों, क्यों वहाँ कोई जाए ना तो उन्हें कुछ मिले ना, हम ही उसका बेनिफिट लेते ना। उसे क्या बोलते थे, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। 2 कारण थे उसके, एक तो उन्हें जापान वाली वॉर से भी खतरा था कि वहाँ प्रोटेक्टेड हो जाए, कोई जाएगा नहीं, आर्मी वार्मी रहेगी, और दूसरा इकोनॉमिकल बेनिफिट भी उठाते थे उसे, दोनों रीज़न थे। तो उसका ब्रिटिश टाइम पे क्या नाम था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, अब जो इनर लाइन परमिट है, ठीक है ना। इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ पे, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अभी मणिपुर को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ भी पढ़ लो। तो जैसे अपनी ऐसे है ना, इधर के साइड ये ऐसे करके आएंगे अपनी सारी स्टेट, ये इधर से ये अपनी ये जो बॉर्डरिंग स्टेट है, देखो ये म्यांमार को जो टच कर रही है, देखो अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी है, आपका मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है। तो मिजोरम एक ऐसी स्टेट है, वहाँ इनर लाइन परमिट भी है, शेड्यूल 6 में भी आती है,
ऊपर की नहीं आती, ठीक है ना। और बची हुई स्टेट कौन सी है आपकी, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये आपके शेड्यूल 6 में आ जाएंगे अंदर की। देखो मिजोरम को कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो ये, और फॉरनर के लिए क्या है भाई, फॉरनर के लिए परमिट ऑफ फॉरनर, ठीक है ना। बस भूटान वालों के लिए नहीं है, और सबके लिए है। वो रिक्वायर्ड होगा उन्हें लेना, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट बोलते हैं ऐसे, ये फॉरनर के लिए, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट बोलते हैं। ये फॉरनर आएंगे वहाँ जाके स्टे करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ डिफरेंट कल्चर है, उनकी कस्टम ऐसी राइट है वहाँ वो ट्राइब्स की, वो अपने कल्चर पे रहते हैं, तो उन्हें कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। वो ऑनरशिप ट्रांसफर ऑफ लैंड को, मतलब वो गरीब लोग हैं, इजी कोई इन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, उनकी ज़मीन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और प्रोटेक्टेड जो उनके फॉरेस्ट प्रोटेक्ट है उन्हें एक तरह से सेव रखा जा सके, इसलिए, ठीक है ना। अब क्या 2004 और 7 में स्टेट असेंबली हैड पास टू रिजोल्यूशन मॉन, अपनी मॉन एटोनोमस रीजन, जो एमएआर बोलते हैं, पटकाई, मैंने बताया ना पटकाई बूम कहाँ है, पटक दिया उसके पापा ने, किसके पापा ने, मिश्मी के पापा ने, मिश्मी के पापा ने, मिश्मी पटकाई बूम। क्या था वो, दफा मेरे अबोर मिश्मी पटकाई बूम, तो वो रीजन है, उन्होंने अलग उसके लिए बनाया। ये जो वहाँ पे कम्युनिटी होती है ना, पटकाई सटकाई, ये उन्हीं के बेस पे ही पहाड़ों के नाम रखते हैं। ये आगे दिखाऊंगा मैं आपको, आगे दिखाऊंगा। देखो देखो ये जैसे इन्होंने बना रखी है कम्युनिटी है मेघालय वालों ने, गैरो हिल वहाँ की ट्राइब्स में, जैंतिया हिल, ये खासी हिल, ये बना रखी है ना, उनके नाम भी रखते हैं। तो उन्होंने अपनी एक ऑटोनोमस काउंसिल बना ली, और मतलब बिल बना लिया, और 6 शेड्यूल में लाने के लिए वो स्टिल पेंडिंग है, क्योंकि सेंट्रल अप्रूव देगा उसे, स्टिल पेंडिंग है, ठीक है ना। और अभी तक अरुणाचल का स्टेटस क्या है, 371H में आता है अरुणाचल प्रदेश, अंडर प्रोविजन 371A and G में। ये नागालैंड और मिजोरम आते हैं, नागालैंड और मिजोरम आते हैं, 371H में आता है। किसी ने 271 बताया था मुझे, चलो कुछ नहीं, ठीक है ना। आर्टिकल 2 371A 371G स्पेशल स्टेटस टू प्रोवाइड द कस्टमसी राइट ऑफ द, मतलब यहाँ से जो ये राइट है एक तरह से क्या प्रोवाइड करते हैं, रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ नागालैंड के लिए, याद रखो किस चीज़ के लिए, नागालैंड के 71A 71G, और दूसरा कौन सा 71H जो है वो किसके लिए आपका, वो है आपका स्पेशल अरुणाचल प्रदेश के लिए, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये प्री के पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, ये सारे आपको पता होने चाहिए प्री के। ये कि मोन एटोनमस रीजन कहाँ बन रहा है, ये पूछ सकता है, मोन और पटकाई, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। फिर 71A किसके लिए, 71G किसके लिए, 71H किसके लिए है, वही क्या करना है उनकी सोशल प्रैक्टिस और कस्टमसी लॉ, राइट ऑफ ऑनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लैंड को, ट्राइब को सेव करता है, बस ये, ठीक है ना। 71 से लेकर 71J तक है, 11 स्टेट के लिए हैं, उनके कल्चर को सेव करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं 371 में। देखो कैसे याद होगा, 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल राइट था, अब उसके बाद जो बची स्टेट उनका 371 में रख दिया, ऐसे याद हो जाएगा। तो 11 स्टेट का है, पूछ रहे 15 स्टेट का है, 11 का है, ये भी प्री का पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट क्या है, मतलब कि वहाँ पे प्रेजेंट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जो अपने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट है 1873, विच प्रोहिबिट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश विदाउट वैलिड इनर लाइन परमिट। ये वैलिड होना चाहिए तभी आप एंटर कर पाओगे, जो प्रोहिबिट एरिया है वहाँ पे। 6 शेड्यूल क्या बोलता है, वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। देखो 6 शेड्यूल की इनर लाइन परमिट है उनके पास ऑलरेडी, वो 6 शेड्यूल में डिमांड कर रहे हैं। 6 शेड्यूल में कौन सी स्टेट आती है, मेघालय, त्रिपुरा, जो बची हुई है, मिजोरम एक्सेप्शनल है, वो दोनों में आता है, इनर लाइन परमिट में भी और आपका शेड्यूल 6 में भी आता है। अब हमने पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। जो उनकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब उन्हें रजिस्ट्रेट किया हुआ है, मतलब जैसे उनकी ट्राइब्स की ऑटोनोमस रीजन है ना, उन्हें काउंसिल बनाया हुआ है। जैसे बोडोलैंड आसाम में हुआ, काबरी एंग्लो ये आसाम में हुआ, दीमा आसाम में हुआ, दीमा ये तो मैंने बहुत सुना है, दीमा बोडोलैंड। फिर गैरो, जैंतिया, ये अपने खांसी वन मेघालय में हुआ, उनकी एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आगे बढ़ाऊंगा क्या होती है एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर त्रिपुरा में त्रिपुरा के नाम से बना हुआ है, ठीक है ना। फिर मिजोरम में, ये याद रखना, ये कम्युनिटी के ट्राइब्स के नाम भी हैं, चकमा, लियाए, लाइए, माराए, ये मारा, लाई और चकमा, ये मिजोरम में है, तो ये भी प्री के इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आर्टिकल 244, ठीक है, स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन एरिया जो डेस्टिनेट किए गए हैं
आपके शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स एरिया, उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई, उनके कल्चर को सेव करना है हमें। और 275 क्या करता है कि जो सेक्रेटरी ग्रैंड देता है, कुछ उनके लिए स्पेशल मतलब पैसे भी देने चाहिए। वो पैसे कौन देगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नहीं देगा, वो इंडिया देगा। मुझे एक चीज़ बता सकते हो, हाई कोर्ट की जज की सैलरी कौन देता है? कोर्ट के हाई Consolidated कोर्ट की Fund of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सैलरी Yes. नहीं। अब हम आपको कुछ चीजें की Consolidated Fund of State देता है. हाँ, जो देता है, जो उनकी सैलरी देगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट देगा, जो हाई कोर्ट के होते हैं। और जो उनकी पेंशन, जो उनकी सैलरी और पेंशन देगा ना, मतलब वो सॉरी पेंशन देगा तब उनकी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देगा। नहीं, उल्टा बोल रहा था. अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड में? भाई वो पैसा स्टेट का है, वो पैसा सेंटर का है। आप सेंट्रल की मतलब कोई इनकम टैक्स भरते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। स्टेट को मतलब स्टेट की उसमें आता है खजाने में पैसा, इससे सेंट्रल के खजाने में पैसा आता है। तिजोरी है वो, लॉकर है वो पैसों के, समझ गए ठीक है। ना? ऐसा भी होता है कि उस सीबीआई का पेंशन का भी अलग होता है, वैसे तो नॉर्मल मिलता है, उनका कंसोलिडेशन हाँ, मिलता नहीं है। नहीं, सीबीआई का तो सब सेंट्रल दिखता है, वो सब सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। पर ये पक्का मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेट की जो होंगे ना, स्टेट की जो, सैलरी फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, पेंशन स्टेट से निकलता है. ये फिर शर्त लगा रही है मुझसे, फिर गेम खेलेंगे आज ही। चलो, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज विच स्टेट। चलो सैलरी पढ़ ली, अब पढ़ते हैं पेंशन। चलो अब आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो चलो इधर आ जाओ। इंडिया नॉट स्टेट। ये क्या लिखा है? हाँ, चलो अब आ जाओ। इसमें एक चीज़ और लिखी है, कॉमन हाई कोर्ट होती है ना, तो दोनों मिलकर देती है, दोनों स्टेट देती है। इसमें लिखा है ना, इन द केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट द मल्टीपल ड्यूटीज द सैलरी अलाउंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इन विच द सीट ऑफ द हाई कोर्ट इज लोकेटेड। ठीक है? ब्रो, राइट टू इंटरनेट 19 है 21 का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल Right to 21 में डालेंगे internet। भाई, आर्टिकल 21 में डालेंगे। इंटरनेट का यूज 19 में कहीं ना कहीं कर सकते हैं प्रोविजन, बट 21 में ये डालेंगे। तो लाइफ का ये एक तो पार्ट बना 21 दिया बोलता है, है ना। लाइफ का एक पार्ट बना दिया है वो। देखो पढ़ ले, वो भी देख लेते हैं। राइट टू इंटरनेट, देखो 19(1) में डाल रखा है, लिस्टेड इन 19(1), सही है, वो 19(1) में आता है। बट जो अपना केरला वाला केस था उसमें 21 दिखा रहा हाँ देखो ये रहा, 21 में भी डाल रखा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जो भी चीज़ आएंगी, मतलब राइट टू एक्स इंटरनेट इंट्रीनिकल पार्ट ऑफ द, मतलब एजुकेशन में ही डाल दिया ना इंट्रीगल पार्ट। अब देखो इस इंट्रीगल पार्ट भी हो गया है, एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो 21A में भी डाल दिया इन्होंने, जो आपको फ्री वाली एजुकेशन देता है। एंड अंडर 21 में भी डाल रखा है, 19 में भी डाल रखा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ याद रखना बस थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है इसमें, 244 है, ये पढ़ने वाली चीज़ है। सबकी स्पेशल ग्रांट भी प्रोवाइड कराता है उनकी वेलफेयर होने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया से जाती है। ऐसा लिख देगा कि ऐसी कोई ग्रैंड स्पेशल ग्रांट नहीं प्रोवाइड कराते हैं। एडवांटेज क्या है 6 शेड्यूल की? पावर टू सर्व मिल जाती है, और अपने हिसाब से चलाने के लिए, अपनी लैंड को देखने के लिए। फिर ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट क्या होती हैं? ये होती हैं रिप्रेजेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, representing a district to which the constitution have given varying degree to autonomy within the legislation। जो उसकी legislation होती है ना, उस डिस्ट्रिक्ट की, जो ट्राइब की डिस्ट्रिक्ट है, उसको मतलब एक ऑटोनोमस पावर दी जाती है अपनी डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर में उसे मतलब कुछ मेंबर ऐड किए जाते हैं। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनती कैसे है? उसके 30 मेंबर होते हैं, देखो 30 मेंबर होते हैं। एंड जो 4 मेंबर होते हैं उसमें से वो गवर्नर अपॉइंटेड करता है। इनका माई बाप एक तरीके से गवर्नर ही है। किसका? जो मतलब ऑटोनोमस वाला रीजन है, मतलब 371 वाला जो रीजन है उनका। ठीक है ना? आगे पढ़ेंगे हम, डिफरेंस भी पढ़ेंगे उसमें क्या था, प्रेसिडेंट किस में करता है, इन लाइन परमिट में कौन करता है, स्पेशल जो स्टेटस 371 में उसमें कौन करता है। तो डिवाइडिंग द एरिया भी करते हैं ये। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कम्युनिटी है ट्राइब्स की, वो थोड़ी है, तो 2 भी बना सकते हैं, एक ही सिटी में 2 भी बना सकते हैं। देखो डिवाइडिंग द एरिया इनहैबिटेड इन द ऑटोनोमस रीजन, 2 भी बना सकते हैं। 30 मेंबर होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं,
होली नॉमिनेट ऐसे पूछ लेगा, होली नॉमिनेटेड, कंप्लीटली नॉमिनेटेड होती है बाय द गवर्नर, पर नहीं, पार्शली होती है, मतलब थोड़ा कम होता है मतलब। तो ये हो गया। फिर लेजिस्लेटिव पावर भी होती है इनके पास अपने लॉ को बनाने के लिए, अप्रूव बाय द गवर्नर। देखो, अरे शिट यार, एक गलती हो गई यार, ये मैं बैक बैक मारता रहा ना, तो मैंने यहाँ तक तो पढ़ाई था, ये सब ऊपर का सब ये हटता रहता है। अगर मैं ज़्यादा बैक मारता रहूँ ना, जेड मारता हूँ, देखो ये हटता रहेगा, ये हट गया, देखो अब ये हट गया, मैंने ज़्यादा बैक मार के अपना ही हटा लिया। चलो हम वैसे वैसे बता दूँ, मैं कह रहा कहाँ चला गया, तो मैंने सब पढ़ के मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ तक, ये बच गया था। नेशनल ये अपनी रिक्वायरमेंट एजेंसी लास्ट, चलो कुछ नहीं, मार्क कर लेंगे सब। तो ठीक है ना। तो उसमें क्या करता है कि गवर्नर डिसाइड करता रहता है कि ऑटोनोमस रीजन है मतलब कि, तो भी गवर्नर डिसाइड करता है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर है उनके अपने लॉ बनाने की, वो भी अप्रूव गवर्नर ही करता है इनकी। कोई अलग कलर लाता है, नीला नीला बहुत हो गया। मैं एक कोई इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं मारता नीला पीला, मैं इसलिए मारता हूँ, ये एक कलर के लगने लगते हैं तो फिर पढ़ने मज़ा नहीं आता। लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट को मतलब कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव को मतलब कि लिमिट कर सकता है। जो पार्लियामेंट की पावर है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव की पावर से लिमिट कर सकता है कोई भी एक्ट को। जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आई इनके लिए, या स्टेट लेजिस्लेटिव कोई लॉ लेके आई, तो उसको लिमिट कर सकते हैं। पार्लियामेंट को कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। और स्टेट का कोई लॉ है तो गवर्नर कर सकता है, कि लिमिट कर सकता है कि ये एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होंगे, होंगे तो इन कंडीशन पे होंगे। फिर जुडिशरी पावर मतलब जो है कि उनके अपने पास विलेज कोर्ट बनाने की दी गई है, क्योंकि उनके अपने ट्रायल्स होते हैं, अपने कस्टम लॉ के हिसाब से सजा देते हैं। फिर गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट सेल्फ फॉल अंडर 6 शेड्यूल, स्पेसिफिक जुडिक्शन बता सकता है, मतलब हाई कोर्ट की, मतलब कैसे उन पर करना है। फिर रेगुलेटरी पावर क्या है? उनके अपनी रेगुलेट करने के लिए पावर है, किस चीज़ की? प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, जो फिशरी होते हैं, रोड, वो अपने आप देखते हैं। एक तरह से क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है? एक नगर पालिका होती है, इसके बाद बहुत सारी पावर होती है। टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। ग्रांट एड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ग्रांट एड एक बार दे दिया। ग्रांट एड किस में आती है, मतलब ग्रांट दे दी किस में आएंगी, बजट के कौन से पार्ट में आएंगी? ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल्याणी आंसर देगी इसका। कल्याणी आर यू देयर? हेलो, चली गई है शायद वो, है तो, मतलब उसका चली गई है। चलो, तो वो ग्रांड एड भी थी, सब बड़ी बड़ी बातें हैं, पर मेन बातें जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितने मेंबर होते हैं, कैसे बनते हैं, इसे हम रिवीजन करेंगे। आप टेंशन मत लो, एक दिन में हम आधी पढ़ लिया करेंगे। 4 बार रिवीजन करना है इसका, विजन का, हर मंथ की का, 10 मंथ की 4 बार। उसके बाद क्या, इशू इन 6 शेड्यूल में क्या इशू है? मेंस के लिए बिल्कुल नहीं है, प्री के लिए बिल्कुल नहीं है। इशू क्या है? फिर ये भी थोड़ा है इंपॉर्टेंट। मोड टू अरुणाचल प्रदेश इन 6 शेड्यूल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आउटसाइड, ये है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब 338 जो ए है, ठीक है ना। रिकमेंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू डिक्लेयर एज अ ट्राइबल एरिया अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला। और उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है कि वो एग्जेम्प्टेड किया गया है 6 शेड्यूल ऑफ द इनर लाइन परमिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इशू क्या है इसके? एक तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए इन द टेकिंग द प्लेस ऑफ 6 शेड्यूल फ्रॉम द वुड ऑयल से, ये सब। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट ओवर काउंसलिंग, पावर ऑफ द स्टेट ओवर काउंसलिंग होनी चाहिए, मतलब कि ये बता रहे हैं ऐसा क्यों होनी चाहिए कि दिस प्रोसेस नो लिमिट, नो टाइम लिमिट टू डिले इन द लेजिस्लेशन ऑफ द ईयर, मतलब होनी चाहिए कुछ ना कुछ रीज़न होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द, जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिक्टेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर है, डिक्टेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया, दस द कंप्लीटिंग ऑफ द नॉट रिक्वायरमेंट कंसल्ट ऑफ द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, मतलब उसकी डिक्टेशनरी पावर है, वो क्या ऐड करना है क्या नहीं करना। वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियल कस्टम, ये लोग उनके मतलब कि कोडिफिकेशन है, मतलब उनके को मतलब कि लिखे हुए कम है, वो कुछ भी कह देते हैं, हाँ ये प्रैक्टिस हमारे कोडिफाई थी, हम इसे लेके आ रहे हैं। अगर पहले से बता दें ये प्रैक्टिस है, तो हम देख सकते हैं हाँ ये सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो कहेंगे अगर इसे मारना है तो ठीक है मारेंगे, मतलब इसे, तो कहेंगे हाँ ये कोडिफाई नहीं है, तो लैक उनके कोडिफिकेशन है, ठीक है। लैक ऑफ स्किल प्रोफेशनल है, जो काउंसिल में प्रोफेशनल्स होते हैं वो पढ़े लिखे, मतलब बोल सकते हैं ऐसे, पढ़े लिखे कम है, लैक ऑफ प्रोफेशनल है, तो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते वो। फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनकी स्टेट पे या सेंटर पे रहती है। देखो ये पैकेज सेंटर देगा उन्हें, नो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन इज रिकमेंडिंग है उन्हें, इस सेंटर ही देता है। लैक ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों? उसका रीज़न ही है, एक तो ये
प्रोफेशनल नहीं है, डिपेंडेंसी है, और इसमें कुछ मोड भी ऐड होगा। क्या ऐड है? नो पावर टू मनी ऑन द नॉन सिक्स शेड्यूल एरिया हैव द इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम, लाइक ये इम्प्लीमेंट ही नहीं है शायद स्कीम मनरेगा मनरेगा। करप्शन है, ठीक है भाई, करप्शन तो हर जगह तुम लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड तो ये पढ़ नहीं है कि इनकी क्रिएटिंग इलेक्टेड विलेज काउंसलिंग इन ऑल एरिया, लाइक ग्राम सभा की होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रेगुलेट इलेक्शन स्टेट कमीशन को करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि इसमें मतलब क्या कर रहे हैं, स्टेट का रोल बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, कि स्टेट का रोल बढ़ाओगे इनमें, मतलब कैसे डेवलपमेंट करोगे इनका, मतलब तुम भी चेक करो ना। तो अभी तक वुमेन को मतलब माई नोटिस को इथिकल है, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्लानिंग इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर क्या है कि मतलब कि फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये थोड़ा उसके लिए आ जाए। फिफ्थ शेड्यूल अदर स्टेट के लिए आ जाता है अपना, अदर देन द, ये चार स्टेट के अलावा जो स्टेट है जो मैंने आपको बताई थी, आपको स्टेट बताई थी अपनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ही है इसमें तो फिफ्थ शेड्यूल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का एम्पावर देखो, इसमें प्रेसिडेंट का एम्पावर आ गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे हम मारते हैं नीले से, मायावती जी के साथ जाएंगे, बहन जी के अपनी, ये आ गया हम नीले से, ठीक है। एरिया ऑफ शेड्यूल कास्ट का, इसमें गवर्नर है एम्पावर टू डायरेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव टू एक्ट स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है एक तरीके से ये, और गवर्नर के पास पावर है जो स्टेट और पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाने हैं उसे मॉडिफिकेशन करके अप्लाई करवाएंगे उसमें। फिर इनके लिए पैसा भी बना हुआ है। पीसा वॉज द एक्सटेंट इन द पंचायती राज प्रोविजन इन द फिफ्थ शेड्यूल एरिया। फिफ्थ शेड्यूल के लिए पीसा भी है। सिक्स शेड्यूल कैसे डिफरेंस है, ये बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ लिखते हैं, डिफरेंस कैसे है देखो दोनों में। इट प्रोवाइड द ग्रेटर ऑटोनॉमी, कैसे मतलब ग्रेटर पावर इज, चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा नीला नीला। ग्रेटर पावर कैसे है? ग्रेटर पावर आर डेवलप्ड एंड द पावर टू मेक ए लेजिस्लेशन ऑन द न्यूमरस सब्जेक्ट, लाइक इन फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होती है हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि एंड इन टू ओनली ऑन द मैटर रेफर टू द काउंसिल ऑफ द गवर्नर, काउंसिल बाय द गवर्नर। इन द केस ऑफ रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ लैंड इट कुड एक्सरसाइज पावर ऑफ हिज ओन। अब इसमें आपको समझ में आया क्या बोला इसने? इसने बोला जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है उसमें थी ऑटोनोमस, वो अपने आप गवर्न कर रही थी। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि एडवाइजरी है, ये बस एडवाइस दे सकती हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, एंड कुछ रिलेटेड पावर मतलब गवर्नर को, काउंसिल जो है। और क्या है कि मतलब कि क्रिएट रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये कुड एक्सरसाइज पावर ऑफ इट्स ओन, ये लैंड वैंड की ट्रांसफर ऑफ लैंड की पावर इनके पास अपने आप ही है, ठीक है ना। एंड इन कौन से फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, क्रिएशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब वाइल इन सिक्स शेड्यूल प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है कि फिफ्थ शेड्यूल में स्टेट डिफाइन करेगी बनानी है कि नहीं बनानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और सिक्स शेड्यूल में क्या है भाई, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, वो तो बनानी ही बनानी है। फाइनेंशियल क्या था, फाइनेंशियल को स्टेट ही प्रोवाइड करेंगी, बजट देमसेल्फ, जो फिफ्थ शेड्यूल है क्योंकि स्टेट बना रही है तो उनका बजट भी वही देगा, उनके पास एडवाइजरी पावर है। और वो सिक्स की तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको सेंट्रल ही दे रही थी, ठीक है। दे ऑल्सो रिसीव ए फंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया टू फाइनेंस द सेल्फ गवर्नमेंट स्कीम, वही सेल्फ सेंटर भी देती है कुछ पैसा जो अपने प्रोग्राम चलाने के लिए, कंपलसरी नहीं है बट सिक्स शेड्यूल में कंपलसरी है, ग्रांट देनी है। समझ में आया आप लोगों की सारा? यस सर। हाँ, तो इसे हम रिवाइज करेंगे क्योंकि एक बार में तो चीता तो नहीं भागता, प्रैक्टिस कैन मेक ए मैन परफेक्ट। ये लास्ट है टॉपिक हमारा, इसके बाद हमारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट होंगे। थोड़ा और उस पर मैं थोड़ा वेरीफाई, क्योंकि मैंने ये आज ही पढ़ा है, इतना भी है आज ही मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं थोड़ा इसे और ग्राउंड लेवल पे लेके आऊँगा, क्योंकि मैं पहले से पढ़ के रखूँगा तो और ग्राउंड लेवल पे लेके आऊँगा। ये यूनियन गवर्नमेंट तो मेरा सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, 1000 एग्ज़ाम होते हैं ना इंडिया में, 1000 एग्ज़ाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैसा लगता है सब एग्ज़ाम को, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, एक ही फॉर्म भर लो भैया, एक ही रिक्वायरमेंट एजेंसी बना लो, वही करा लेगी। क्यों ये 50 तरह की तुमने बना के रखी है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी, कंडक्ट टू द एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। अब इस एजेंसी में क्या है कि मतलब कि आप खुद समझ जाओ ना थोड़ा थोड़ा, एजेंसी क्यों बनाई जाती है नेशनल लेवल पे, करप्शन कम कर दो, छोटी छोटी बहुत करप्शन रहता है इधर उधर,
ये वो सब करने, वही सब है। फर्स्ट प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन बजट 2020 में प्रपोज की गई है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की कोई एग्जाम को लेगी, उसके हिसाब से ही सब रखे जाएंगे। किस पोस्ट के लिए? नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। नॉन गेजेटेड, गेजेटेड के लिए नहीं है, उसके लिए यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। गेजेटेड नॉन गेजेटेड में अंदर क्या होता है ना, एक गजेटेड होता है भारत का, उसमें नाम लिखा जाता है आईपीएस ऑफिसर होगा, आईएएस ऑफिसर होगा। पर ये बैंक वैंक के कर्मचारी होते हैं नॉन गेजेटेड, मतलब उसमें नाम मेंशन नहीं होते इनके कहीं। अगर आईएएस तुम बन जाओगे, तुम्हारा नाम गजेटेड में लिखा जाएगा। गजेट जो इंडिया का गजेट होता है, जो अपना प्रेसिडेंट का साइन होता है, सत्यमेव जयते बना होता है उसके ऊपर। जब बिल पास होता है आप देखते हो गजेटेड बना आता है, गजेटेड बाय ऑफ इंडिया, उसमें नाम चढ़ता है। तो गजेटेड पोस्ट पे जाओ, अच्छे से पोस्ट वो होती है। फिर गवर्नमेंट के मतलब कि सम ऑफ 15,000 करोड़ जो जॉब्स, मतलब कि जो पैसा इधर सेंक्शन किया है इस चीज़ के लिए। और फिर की फ्यूचर क्या है? की फ्यूचर इंपॉर्टेंट है किस प्रोस्पेक्टिव वे से? प्री के। चलो की फ्यूचर जाते हैं। एनआरआई वजह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 2013, इसमें मेंशन है 2013, मैं बता रहा हूँ 2013 है, ठीक है ना। हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर रजिस्टर्ड की जाएगी इस एक्ट के अंदर, और ये सेक्रेटरी लेवल का इसमें रैंक आदमी होगा जिसका चेयरमैन होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट विल रिप्रेजेंट बाय द इन मिनिस्ट्री को, देखो रिप्रेजेंट ऑफ रेलवे, फाइनेंस, स्टाफ, एसएससी, आरआरबी, रेलवे मतलब रिक्वायरमेंट बोर्ड, और ये बैंक के आईबीपीएस जो तुम एग्ज़ाम देते हो, ये सारे इसमें घुसा दिए जाएंगे। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, विल बी ट्वाइस ईयर, 2 साल में होगा। और किस किस के लिए? ग्रेजुएट लेवल, 12 पास लेवल और 10 पास। वो ये होते हैं एग्ज़ाम, 12 पास का अलग हो जाए, 10 पास का लेवल का, वो वाले। और इसे मतलब कि कंडक्ट कौन करेगा? 3 एजेंसी कंडक्ट करेंगी इसे ओनली। एक तो आरआरबी आपका, एक आईबीपीएस और एसएससी। और लेटर एक्सटेंड टू ऑल द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब उसके हिसाब से कंडक्ट करेंगी। एंड 12 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, सिंगल बता सकता है तो 12 लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना। और फिर आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा फॉर शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट एंड स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 साल। ये बहुत बढ़िया चीज़ दी है। अगर आपने 500 मार्क्स लेके आ गए ना आप, तो आपके वो मार्क्स 3 साल तक वैलिड रहेंगे। 3 साल तक कट ऑफ में आप घुस सकते हो, हाँ कितनी लगी, चलो मेरा नंबर आ गया, चलो। तो 3 साल के लिए आपके स्कोर वैलिड रहेंगे, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट क्या होगी इसमें, ठीक है ना। एक तो कि रिप्लेस कर देगा मल्टीपल 70 एग्जाम तुम भरते हो, भूल भी जाते हो कौन कौन से एग्जाम भरना है नहीं भरना, वो वाली, ठीक है ना। ईच ईयर कितने निकलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कितने होते हैं, एक बार भरो पैसा ही बचेगा। रिमूव द हसल अपीयरिंग ऑन द मल्टीपल एग्जामिनेशन। आज आईबीपीएस का एग्जाम भी, आज एसएससी का एग्जाम भी, आज इसका भी है, इसका भी है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव, अपनी नॉर्मल चीज़ लिखनी है। यूपीएससी आपसे नॉर्मल वे में पूछता है, वो बुकिश लैंग्वेज नहीं पूछता कि लैक ऑफ टाइम सेविंग, वी हैव मोर टाइम टू स्टडी, कुछ भी लिख सकते हो। और फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी होती है, ये वो सब। 1,000 सेंटर बनाए जाएंगे तो कम प्रॉब्लम होगी, सेंटर इंक्रीज हो जाएंगे। देयर विल बी एग्जामिनेशन सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, ईच डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा। तो आप अपनी इंक्रीज द मोर वुमेन कैंडिडेट टू अप्लाई। क्यों क्यों करेगा भाई? लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें घर वाले का एक, तुम तो बस में टंग के चले जाते हो, पीछे टंग जाओगे, छत पे चढ़ जाओगे उसकी, ट्रेन में बाहर लटक जाओगे, भाग जाओगे, कुछ भी कर लोगे। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है लड़कियों के साथ? उन्हें एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाने के लिए एक आदमी चाहिए। क्यों? पापा मुझसे ये नहीं होगा, फिर उन्हें ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर सिटी में ही सेंटर होगा उसकी, तो खुद भी जा सकती है। तो एनकरेज करेगा ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। ये आप नीट में भी लिख सकते हो, ये वाली चीज़ तो एनकरेज करेगा उसे। अब स्कूल तो खुद ही जाती है ना, उसे पता है कि मेरे घर के सामने वो सिटी में स्कूल है, मैं खुद चली जाऊँगी पापा पेपर देने, तो एनकरेज होता है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसका, तो सोच रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें पहले से ही। और सिंगल फ़ी, देखो मैंने बताया था आपको, रिड्यूस द फाइनेंशियल बजट जो है। क्या फॉर्म आ रहा है? अब मैं आईबी का फॉर्म निकला हो तो वही देख रहा था, 900 रुपये का है, बताओ कौन भरेगा उसे? अरे आईबीपीएस का भी 850 का है। एग्जाम्स देती हूँ ना उसके, तो इसमें एक तो पीओ भरो, ऊपर से क्लर्क भरो। हाँ, वो आईबी का फॉर्म है, मुझे कोई बता रहा था कि वो 2000 कभी निकला था, 3-4 साल पहले, वो 100 रुपये का फॉर्म था, 900 रुपये का फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये अब आउटरीच अवेयरनेस फैसिलिटी मिल जाएगी, एक ही फॉर्म निकलना है तो भर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है 70 फॉर्म की बजाय।
एडवांटेज क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट स्पेंडिंग सेटिंग एग्जाम सेंटर। अब सरकार की दिक्कत सॉल्व हो रही है ना, साल में 10 एग्जाम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर में देना 1000 रुपये होते हैं, वो गिन के दे के जाते हैं, सर साइन कर दो। तो पैसा बचाएंगे कितना, 600 करोड़ के आसपास बचाएंगी सरकार पैसा, ठीक है ना। और ईयरली डाइटिंग एस्पिरेशन अपनिंग एग्जामिनेशन, बड़ी बार सिंगल एजेंट टेस्ट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिड्यूस द रिक्वायरमेंट साइकिल, रिक्रूटमेंट साइकिल कम कर देगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम हो गया और ये क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट विल ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट सर्किल इन सिंगल एग्जाम एंड द टेक इन वन टाइम फी फॉर ए कैंडिडेट। ये आपका ख़त्म हो गया अपना ऊपर का पॉलिटी वाला सेशन। अगली बार हम जब इसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कल को ही डेली की क्लास होगी 8:30 से 9:30, टाइम क्या हो चुका है, 10 बज चुके हैं, क्योंकि आज थोड़ा लंबा ले गया मैं। फिर हम इसे क्या करेंगे, कल को हम स्पीड में 10 शुरू की 10 मिनट में, अगर तुम ठीक टाइम पे आए तो शुरू की 10 मिनट में हम ये प्री के पॉइंट्स ऊपर से लेके चलेंगे। बस या 370 है, ये इस चीज़ के लिए है, ये आर्टिकल इस चीज़ के लिए है, ये आर्टिकल इस चीज़ के लिए, जब तक वो तुम्हारी टंग पे याद ना हो जाए। यहाँ से तीर छूटा, तुमने आंसर दे दिया, यही चाहिए बस, ठीक है ना। हम 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे ऊपर का, फिर हम स्टार्ट करेंगे कल इंटरनेशनल। ये हमारा टारगेट है, हम अभी 16 पे आए हैं। देखो हमारा जो टारगेट है 15 से 20 पेपर रोज पढ़ने का, 5-6 दिन में एक मैगजीन ख़त्म कर देने का और उसे याद भी कर लेने का, ठीक है भाई लोगों। वैसे रोक रहा हूँ।